बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नावल्स कॉटेज में खुश आमदीद। हमारे आज के नावल का नाम है कहाँ आके रुके थे रास्ते और इसकी राइटर है निगत अब्दुल्ला। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चलें शुरू करते हैं आज का नावल। सबके जाते ही उसने झुके हुए सर को बहुत आहिस्ता आहिस्ता सीधा किया। भारी जेवरात, इस पर इतना भारी दुपट्टा, और ये यकीनन इस भारी दुपट्टे का कमाल था जिसने उसे सर झुकाने पर मजबूर कर दिया, वरना इतनी शर्मीली वो हरगिज़ नहीं थी। बहरहाल तन्हाई मिलते ही उसका हाथ सबसे पहले दुपट्टे पर गया। गालबन उतार कर एक तरफ रखना चाहती थी कि सामने आईने पर अपने आप पर नज़र पड़ी। एक पल को उसका हाथ जहाँ था वहीं ठहर गया। ये मैं हूँ, खुद से कहते हुए दिल यूं यूं धीरे धीरे धड़कने लगा, जैसे इससे पहले बिल्कुल खामोश था और उसने भी अभी धड़कनों की आवाज़ सुनी हो। गालबन कोई गीत अलाप रही थी, और गीत भी वो जो इससे पहले उसने कभी नहीं सुना था। नया अनोखा एहसास जिसने उसके होंठों को मुस्कुराने पे मजबूर कर दिया। अभी कुछ वक्त पहले भाभी और सीमा उसे तैयार करके फिर कितनी देर उसे सराहती रही थी कि वो बहुत प्यारी, बहुत खूबसूरत लग रही है, लेकिन वो अनजान बनी बैठी रही, खुद को ढंग से देखा भी नहीं था। और अब अचानक धड़कनों ने गीत अलाप कर इस ख्वाहिश को जिला बख्शी थी कि वो उसे देखे और बहुत मोहब्बत से सराहे भी। और इसी ख्वाहिश के ज़रिए सर उसने आईने में अपना तफसीली जायज़ा लिया, फिर दुपट्टे को ठीक तरह से सर पर जमा रही थी कि बाहर कदमों की आवाज़ सुनकर फ़ौरन संभल कर बैठ गई। अब दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा था और अभी वो अंदर दाखिल होगा, लेकिन कितने पल बीत गए। उसने दरवाजे की सेम देखा, तब दूसरी तरफ ना सिर्फ किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ बल्कि कुछ आवाज़ें भी सुनाई दी। पहले वो यही समझी कि बहनें और कज़न्स उससे नेक वसूल कर रही होंगी, लेकिन जब गौर किया तो सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ महसूस हुई। फितरी तौर पर मुतजस्सिस होकर उसने अपनी सारी तवज्जो इस तरफ मरकूज़ कर दी। उसकी बड़ी नंद की आवाज़ थी, देखो शहरियार, इस सारे किस्से में इस लड़की का कोई कसूर नहीं जो अंदर तुम्हारी मुंतज़िर है। तुम्हें अब उसके वजूद को तस्लीम कर लेना चाहिए। हरगिज़ नहीं, उसके आवाज़ में गुस्से के साथ झुंझलाहट थी। मैं कभी उसे तस्लीम नहीं करूँगा, वो मेरी खुशियों की कातिल है। पागल मत बनो, उसे क्या खबर कि तुम, और सबको तो खबर थी ना, फिर पापा ने मेरे साथ ज़बरदस्ती क्यों की। आहिस्ता बोलो, वो सुन लेगी तो सुन ले, बल्कि अब मैं उसे ही सुनाऊंगा। खुदा के लिए शहरियार, आप ही उसकी मिन्नत करने लगी। और वो जो अभी अभी धड़कनों की मद्धर मद्धर लय पर नए और अनोखे एहसास से हमकनार हुई थी, ये एकदम सन्नाटे में आ गई। मोहब्बत से सराहे जाने की ख्वाहिश ने सचमुच रुसवा कर दिया था। जिसके लिए सवारी गई थी वो देखने तक पर आमादा नहीं हो रहा था, और ये उसकी तौहीन ही तो थी, कोमल जज्बों और नस्वानियत की तौहीन। फिर अचानक हवासों में आई तो दिल चाहा पल में सब कुछ तहस नहस कर दे, जैसे उसके अंदर महशर बर्पा हो गया था। वो बाहर भी क़यामत ले आए, और यकीनन वह ऐसा कर गुजरती अगर जो मेके का ख्याल दामन न थाम लेता। और यही सच है कि 99% लड़कियां सिर्फ मेके का ख्याल करके खुद को आजमाइशों की भट्टियों में झोंक देती हैं। ससुराल में सितम सहना और मेके में मुस्कुराकर सब ठीक है का ऐलान करना। सचमुच कितनी दोगली होती हैं ये लड़कियां। वो सोचती हुई बेड से उतरी और ड्रेसिंग रूम का रुख किया। कदादम आईने में खुद पर नज़र पड़ी तो एक पल को ठटकी, लेकिन अगले पल एहसास तौहीन में घिर कर तलखी से सोचा, मैं तुम्हारी ख्वाहिशों की कातिल नहीं हूँ शहरियार लिली, बल्कि तुमने वाकई मुझे कत्ल किया है और मैं अपना खून बहा माफ़ नहीं करूँगी। फिर उसने जल्दी से तमाम जेवरात उतार कर दराज में डाले और इसके बाद लिबास तब्दील करके वॉशरूम का रुख किया। मुंह हाथ धोकर दोबारा कमरे में आई, तभी तक दरवाजे की दूसरी तरफ सरगोशियाँ जारी थी। गोया अभी तक आप ही उसकी मिन्नतें कर रही थी। वो बुरी तरह सुलग कर रह गई और फिर एक पल में फैसला करके आगे बढ़ी और दरवाजे का लॉक लगा दिया। जाहिर है लॉक लगने की आवाज़ उस तरफ सुनी गई। आपी के साथ साथ उसने भी चौंक कर बंद दरवाजे को देखा। फिर बेहद खामोश नज़रों से एक दूसरे को देखने लगे। कुछ देर बाद उसने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि आपी ने होंठों पर उंगली रखकर उसे खामोश रहने का इशारा किया। फिर उसका हाथ पकड़कर लॉबी में आ गई और तशवीश से बोली, ये बहुत बुरा हुआ शहरी, उसने हमारी बातें सुन ली हैं। अच्छा है, अब मुझे उसके सामने दोहरानी नहीं पड़ेंगी। उसके इत्मीनान से कहने पर आपी को गुस्सा आ गया। तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है। अगर पापा को पता चल गया कि तुमने दुल्हन के साथ ये सलूक किया है तो वो तुम्हारा हशर ख़राब कर देंगे। मैंने क्या किया है? चे खूब, गोया तुमने तो कुछ किया ही नहीं। आपी ने पहला तंज किया, फिर हालात की नज़ाकत को समझते हुए नरम पड़ के कहने लगी, छोड़ो ये सब बातें, पहले दरवाज़ा खुलवाने की तरकीब करो। क्या ज़रूरत है, मैं यहीं कहीं सो जाता हूँ, सुबह खुद ही खोलेगी। ठीक है, अब अगर तुम किसी मुश्किल में फंसो तो मेरे पास मत आना।
अपनी पैर पटकती हुई दूसरी तरफ निकल गई तो उसने पहले बेनियाजी से कंधे उचकाए, लेकिन फिर फौरन एहसास हुआ कि ये कुछ अच्छा नहीं हुआ। अगर कहीं पापा किसी काम से इस तरफ आ गए तो वो अपनी यह मौजूदगी का क्या जवाब पेश करेगा। इस ख्याल के साथ ही उसने उस तरफ देखा जिधर आप ही गई थी, लेकिन अब उनके पास जाना फजूल था क्योंकि इस तरह सबके मुतवज्जा होने का खदशा था। कुछ देर वहीं लॉबी में टहल कर सोचता रहा कि अब उसे क्या करना चाहिए। फिर इस तरह बेआवाज़ कदमों से चलता हुआ अपने कमरे तक आया और बहुत आहिस्ता से दरवाजे पर दस्तक दी। दूसरी तरफ खामोशी छाई रही और इतना तो उसे यकीन था कि वो सोई नहीं होगी। जाहिर है जब फूलों की सेज पर कांटे बिछ जाएं तो नींद कहाँ आती है। वो दस्तक सुनकर चौंकी ज़रूर, लेकिन अपनी जगह से हरकत नहीं की। फिर दोबारा सहबारा, उसके बाद फिर दस्तक होने लगी। तब लाचार मुसलसल दस्तक होने लगी। तब लाचार दरवाजे तक आई और आहिस्ता आवाज़ में पूछा, कौन? दरवाज़ा खोले मोहतरमा, मुझे कुछ चीज़ें लेनी है। वो उसके कौन पूछने पर बुरी तरह तिलमिला गया था। वो मुश्किल आवाज़ पर काबू रख कर बोला और उसके कुछ देर सोचने के बाद दरवाज़ा खोला और खुद दरवाजे के पीछे चली गई। वो अंदर गालबन उसकी तलाश में इधर उधर नज़रें दौड़ा रहा था। फिर एकदम दरवाजे की तरफ पलटा तो वो बज़ाहिर पुरसुकून और मुतमिन सी नजर आई। तब वो आहिस्ता आवाज़ में मगर घर्रा कर बोला, दरवाज़ा लॉक करने की क्या ज़रूरत थी? वो कुछ नहीं बोली और आगे बढ़कर तकिया इस अंदाज में सीधा किया जैसे सोने का इरादा रखती हो। वो इसका इरादा बाम भाम कर वो फिर घुराया, आप यहाँ नहीं सो सकती। क्यों? वो उसकी तरफ देखे बगैर बोली, इसलिए कि ये मेरा कमरा है। और मेरा कमरा कौन सा है? वो अब सीधी खड़ी होकर बराह रास्त उसकी आंखों में देखने लगी, जिससे वो झुंझला कर बोला, मुझे नहीं पता। कमाल है, मुझे इस घर में लाने वाले आप और आपको नहीं पता। वह इस्तेहज़ाइया अंदाज में हंसी, आपको यहाँ मैं नहीं पापा लेकर आए हैं। क्या? उसने हैरत का मुजाहिरा किया। मेरा निकाह आपके साथ हुआ है या आपके पापा के साथ? शट अप! उसे जैसे आग लग गई थी। आप इंतहाई दर्जे की बदतमीज़ खातून है। गिरेबान में झांक कर बात करें शहरयार अली, बल्कि अब मज़ीद कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो कुछ लेना है लें और जाएं यहाँ से, मुझे नींद आ रही है। वो इसकी बात पर अपने गुस्से पर काबू नहीं पा सकी। पेशानी पे बेशुमार बल डालकर उसे जाने के लिए कहा तो वो चीख कर बोला, मैं जाऊँ यहाँ से? ठीक है, मैं चली जाती हूँ। वो पैर पटकती हुई दरवाजे की तरफ बढ़ी। तब वो एकदम सटपटा कर सामने आ खड़ा हुआ। आप, मेरा मतलब है आप सो जाएं, लेकिन दरवाज़ा लॉक मत कीजिएगा। वो कहता हुआ कमरे से निकल गया। तब वो आकर लेटी और इस सारी सूरत हाल को सोचने लगी। उसकी समझ में नहीं आया कि जब वो शादी करना नहीं चाहता था तो उसे मजबूर क्यों किया गया, और वह मजबूर क्यों हुआ? मना भी तो कर सकता था। ना आपस की रिश्तेदारी थी, ना ही बंधन बहुत पुराना था। अभी 2 महीने पहले ही तो मंगनी हुई थी, जो अगर तोड़ दी जाती तो इतना नुकसान भी नहीं होता। यही सब सोचते हुए वो जाने कब सो गए। कुछ गिरने और टूटने की आवाज़ से उसकी आंख खुली तो वो हड़बड़ा कर उठ बैठी। फौरी तौर पर यह भी समझ नहीं आया कि वो कहाँ है, और जब ज़रा सी गर्दन मोड़ी तो उस पर नज़र पड़ी। राजा ने किस वक्त वो आकर सोफे पर सो गया था और अब गालबन करवट बदलते हुए खुद तो नीचे गिरा ही था। टेबल पर जो ग्लास और एश ट्रे रखी थी उसका हाथ लगने से वो भी नीचे आ रहे थे। वो पहले तो हैरान हुई, फिर जिस तरह वो अपने गिरने पर खजल सा हो रहा था इस पर तो उसकी बेसाख्ता हंसी आई और रोक भी नहीं सकी। वो उसे हंसते देखकर फौरन खड़ा हुआ और बदहवासी में अपने कपड़े झाड़ने लगा, हालांकि नीचे कारपेट था। खजालत की गर्द झाड़ने से नहीं झड़ती, वो कहती हुई बेड से उतर आई। आप बहुत बदतमीज़ नहीं हो, उसने फौरन टोका। फिर खिड़की से बाहर ज़रा सा पर्दा सिरका कर देखा। हल्की हल्की सफ़ेदी नमूदार हो रही थी। तब उसने वहाँ से हटकर वॉशरूम का रुख किया। वज़ू करके वापस आई तो जाए नमाज की तलाश में नजरें दुराते हुए बोली, अब नमाज तो नहीं पढ़ते होंगे? क्यों, क्या मैं मुसलमान नहीं हूँ? वो बुरी तरह सुलग कर बोला, मुसलमान लगते तो नहीं। मुसलमानों के सर पर सींग होते हैं क्या? उसका बस नहीं चल रहा था उसका सर तोड़ दे। नहीं, बल्कि मुसलमानों की ज़ुबान मीठी होती है। वो चादर बिछा चुकी थी। अपनी बात कहकर जल्दी से नीयत बांध ली। वो कुछ देर खशमगी नज़रों से उसे घूरता रहा, फिर कमरे से बाहर निकल गया। फिर नमाज से फारिग होकर वो भी चादर तय कर रही थी कि आप ही आ गई। कुछ शर्मिंदा सी उससे नज़रें भी नहीं मिला सकी। बहुत जल्दी उठ गई तुम? जी, मैं हमेशा इसी वक्त उठती हूँ। उसका लहजा बेतासुर था। जब ही आप ही को मज़ीद कुछ कहने के लिए अल्फाज ढूंढने पड़े। आप खड़ी क्यों हैं, बैठे ना। वो उन्हें सोचते देखकर बोली, हाँ, वो शहरयार कहाँ है? आप ही को सचमुच उस पर गुस्सा आ रहा था, जिसकी वजह से उन्हें इस लड़की के सामने शर्मिंदा होना पड़ रहा था। वो इस घर की सबसे बड़ी औलाद थी, उन्होंने एक ख़ास मुकाम हासिल था। फिर शादीशुदा और 2 बच्चों की माँ थी। ऐसे में छोटे भाई की बीवी का यूं अपने मुकाबिल खड़ा होना उन्हें बुरी तरह खल रहा था। लेकिन क्या कर सकती थी, कसूर तो अपने भाई का था, इसलिए गुस्सा भी उसी पर आ रहा था। शहरयार अली अभी कुछ देर पहले कमरे से निकले हैं, मुझे नहीं मालूम कहाँ गए, उसने बताकर जताना ज़रूरी समझा। अच्छा,
आप ही बेदहानी में वापस पलटी, लेकिन फिर अचानक ख्याल आया कि असल बात तो रह गई। दोबारा पलट कर उसके करीब आई और उसके कंधे पर हाथ रख कर नरमी से गोया हुई। असल में मैं इसलिए आई थी कि तुमसे शहरयार के रवैये की माजरत कर सकूं। वो नज़रें चुरा कर दूसरी तरफ देखने लगी, क्योंकि हर्ट तो वो भी हुई थी। दूसरे लाख उसे बेकसूर कहें, लेकिन खुद अपनी नज़रों में क्या मकाम रह गया था। बात कुछ भी नहीं है, आप ही उसकी सफाइयाँ पेश करने लगी। बस वो अभी शादी नहीं करना चाहता था, गालबन जिम्मेदारियों से घबराता है। इकलौता है ना, जब भी कुछ लाउबाली और गैर जिम्मेदार सा है, जबकि पापा उसे जिम्मेदार इंसान के रूप में देखना चाहते हैं। जब भी उन्होंने ज़बरदस्ती मुझे उन पर मुसलत कर दिया, वो बेख्तियार कहेगी, नहीं तुम ऐसा नहीं सोचो, असल में वो पापा के आनन फानन फैसले पर कुछ झुंझलाया सा हुआ है, ठीक हो जाएगा। फिर उसकी थोड़ी छूकर प्यार से बोली, भला तुमसे मुंह मोड़ सकता है वो? और कैसे मुंह मोड़ा जाता है, उसने सोचा। अच्छा अब तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, नाश्ता यही करूँगी या सबके साथ? वो कहती हुई ड्रेसिंग रूम में चली गई। हल्की तैयारी के बाद वापस आई तो वो ना सिर्फ मौजूद बल्कि मुंतज़िर खड़ा था। देखते ही बोला, चलिए मोहतरमा, आपको ड्राइंग रूम का रास्ता दिखा दूँ। मेरा नाम सबाहत है, याद कर लीजिए। वो उसके मोहतरमा कहने पर टोक कर बोली, मुझे तो बस एक ही नाम याद है। वो अपनी धुन में कह गया और उसके सवालिया नज़रों से देखने पर ज़रा से कंधे उचका कर आगे चल पड़ा। ड्राइंग रूम में घर के तमाम अफराद पहले से मौजूद थे। अम्मी, पापा, आपी, उनके दोनों बच्चे और मियाँ, छोटी दोनों नंदे जिया और सोमी, और सबकी मौजूदगी के बावजूद गैर मामूली सी खामोशी छाई थी। और ऐसा पापा की वजह से था, जिनकी बारूब शख्सियत के साथ मिजाज भी बच्चों को खाइफ रखता था। उसने धीरे से सलाम किया तो जवाब में सिर्फ पापा की आवाज़ सुनाई दी। फिर नाश्ता खामोशी से किया गया। शाम में वलीमे की तकरीब थी, और अगर खालिस इस घर की तकरीब होती तो वो बड़े आराम से कमरा बंद करके बैठ जाती, लेकिन पूरे जग के सामने तमाशा बनना बड़ा मुश्किल था। लहजा वो चुपचाप आपी के इशारों पर चलती रही। वही उसे ब्यूटी पार्लर लेकर गई, फिर वहीं से शादी हाल। जब उसके मेके से सब लोग गए तब भी उसने खुद पर किसी किस्म का कोई गिलाफ नहीं चढ़ाया, क्योंकि ये उसके लिए बहुत मुश्किल था। वो शुरू से ही जैसी थी वैसी ही नजर आती थी। कभी उसने मसलहतन भी खुद को पोशीदा रखने की कोशिश नहीं की थी। किसी से मिलकर खुशी होती तो बरमला खुशी का इजहार करती, वरना मुरवतन भी रस्मी जुमले तक नहीं कहती। और इस वक्त उसकी कैफियत कुछ यूँ थी कि जहन मुसलसल उलझा हुआ था, क्योंकि रात से अब तक वो ये फैसला नहीं कर पाई थी कि उसे क्या करना है। अम्मी तो बस खड़े खड़े उससे मिली थी, अलबत्ता भाभी और सीमा उसके पास बैठ गईं। और जब भाभी ने शोख मानी खेजी से शहरियार के बारे में पूछा तो ऐसे ही उलझे हुए जहन के साथ उन्हें देखने लगी। वो दोगली नहीं थी, वरना ज़रा सा मुस्कुरा कर सर झुकाना कौन सा मुश्किल था। हाय, तुम तो ऐसे देख रही हो जैसे शहरियार को जानती तक नहीं। भाभी ने उसके गायब दिमागी पर हैरत का इजहार किया। तभी आप ही शहरियार को लेकर आ गई और उसके बराबर में बिठा दिया। फिर जिस तरह उसने भाभी और सीमा के शोख जुमलों का बरजस्ता जवाब दिया, उससे वो वाकई हैरान रह गई। लग ही नहीं रहा था कि वो इस शादी पर नाखुश है, बल्कि उसके वजूद से ही मुनकर उसके बरक्स यूँ पोज कर रहा था जैसे वो हमेशा से उसकी अवलीन तमन्ना रही हो। कितनी मुश्किल से उसने अपनी हैरत पर काबू पाया। और जब सीमा ने उसे रूनुमाई की बाबत पूछा तो ज़िंदगी में पहली बार उसने सच को अपने होंठों के अंदर रोक लिया और कमाल खूबसूरती से शर्मिंदी मुस्कुराहट लबों पर सजाकर बोली, ऐसा तोहफा जो सिर्फ दिल की गहराइयों से महसूस किया जा सकता है। क्या मतलब? सीमा ने हैरान होकर पूछा, जबकि वो भी चौंक कर देखने लगा। और वो अपने चेहरे पर उसकी नज़रें महसूस करके बोली, मोहब्बत और सदा कायम रहने वाली इस एहसास से भरकर मेरे लिए और कुछ भी अहम नहीं। इससे पहले कि सीमा कुछ कहती वो उठकर चला गया था। फिर रात गए जब कमरे में आया तो एक पैकेट उसके करीब बेड पर फेंकते हुए कहने लगा, आइंदा अगर कोई रूनुमाई के बारे में पूछे तो ये दिखा दीजिएगा, क्योंकि मुझे ये हरगिज़ मंजूर नहीं कि आप मेरी मोहब्बत का झूठा ही सही दावा करें। क्यों? क्या इसका दावेदार कोई और है? वो उसके तेज लहजे से मरऊब नहीं हुई। आपको इससे कोई सरोकार नहीं होना चाहिए मिस्टर शहरियार अली। वो उसके मुकाबला आ खड़ी हुई। मैं इस घर में आपकी बीवी की हैसियत से आई हूँ। अगर आप मुझे ये मुकाम नहीं दे सकते तो अभी फैसला कर दीजिए। हो जाएगा फैसला भी, थोड़ा इंतज़ार करें। उसके दिल जलाने वाली अंदाज पर वो बिफर गई। आप करते रहें इंतज़ार, मैं अभी पापा से बात करती हूँ। अरे, वो एक ही जिस्म में इससे पहले दरवाजे तक पहुँच गया और लॉक लगाकर उसकी तरफ पलटा और कहने लगा, कमाल करती हैं आप भी, यानी आपको अपना भी ख्याल नहीं है। अभी कल ही आपकी शादी हुई है और आज फैसला करवा के घर जा बैठेंगी, तो ज़रा सोचिए लोग आपके बारे में क्या राय कायम करेंगे। मुझे लोगों की परवाह नहीं। वो इसके खौफ दिलाने के बावजूद खौफजदा नहीं हुई, लेकिन आपके घर वालों को ज़रूर परवाह होगी। आखिर आप कहना क्या चाहते हैं मैं बताता हूँ, लेकिन प्लीज़ पहले आप यहाँ आराम से बैठ जाएं। वो बाकायदा खुशामद पर उतर आया और जब वो बैठ गई तब कहने लगा, आप पापा को नहीं जानती, वो सख्त हैं, यकीन करें उनकी मर्ज़ी के बगैर यहाँ प्लीज़। उसने टोक कर उसे बोलने से रोक दिया। फिर कहने लगी,
पापा का मजाज बताने की बजाय आप अपनी बात करें। आप आखिर मुझसे शादी करने का मकसद क्या था? मैंने किसी मकसद के तहत नहीं बल्कि पापा के कहने पर की है, क्योंकि उनकी बात पर इन्हिराफ की यहाँ किसी में जरूरत नहीं, इसलिए मुझे मजबूरन। आई एम सॉरी, मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहता, बस आप खुद ही समझ जाए। वो उससे नज़रें चुरा कर दूसरी तरफ देखने लगा और जाने क्या सोचने में लगी। कदरे ताहिर से वो फिर कहने लगा, आप प्लीज़ मेरे साथ ताउन करें। मेरा मतलब है कुछ वक्त खामोशी से यहाँ रह लें, फिर मैं ऐसे हालात पैदा कर दूंगा कि अलहदगी के सिवा कोई चारा ना होगा। वो खामोशी से बेख्तियार नज़रें उस पर जमाए देखेगी। उसका ख्याल था कि उसकी सारी बात सुनकर सारा उससे हमदर्दी जताएगी कि तुम पर बहुत जुल्म हुआ, लेकिन वो तो पूरी बात सुने बगैर ही रोने लगी और उसके रोने से परेशान हो गया। सारा प्लीज़ पहले मेरी पूरी बात तो सुनो। अब और क्या रह गया है सुनाने को? वो आंसुओं के दरमियान बोली। देखो, मैंने शादी ज़रूर की है, लेकिन यकीन करो वो भी मेरे लिए कतई अजनबी है। अगर मुझे तुम्हें फ़रेब देना होता तो मैं अपनी शादी का बताता ही क्यों? बड़े आराम से हकीकत छुपा कर तुम्हें इसी तरह से मिलता रहता। वो हथेलियों से आंखें रगड़ कर उसे यूँ देखने लगी जैसे उसकी बात की सदाकत का अंदाज़ा कर रही हो, और वो समझ कर कहने लगा, मेरा यकीन करो सारा, मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा। मैं तुम्हारा यकीन कर लेती हूँ, लेकिन ये अजनबियत कब तक चलेगी? बहरहाल वो तुम्हारी बीवी है। वो यकीन करके अब अंदेशों में गिर गई थी। तुम फिक्र नहीं करो, मैंने इस लड़की को तमाम सूरत हाल बता दी है, और ये भी कि मैं कुछ वक्त के बाद उसे आज़ाद कर दूंगा। अब तुम ही बताओ, मेरे इरादे जानकर क्या वो मेरे साथ रहना पसंद करेगी? वो अपनी प्लानिंग बताकर ज़रा सा मुस्कुराया तो उसने पहले नफ़ी में सर हिलाया, फिर तासुब से बोली, लेकिन शहरी, क्या ये उसके साथ जुल्म नहीं है? कम ऑन यार, अब तुम उसके बारे में मत सोचो। यूँ भी वो कोई आम सी लड़की नहीं है। वो कदरे झुंझलाया और आखिरी बात बिला इरादा कह गया, और वो इसी पर चौंक कर देखने लगी। क्या मतलब? वो उससे वजाहत करने पड़ी। मेरा मतलब है उसने आम लड़कियों की तरह रोना धोना नहीं बचाया, बल्कि वो तो फौरी फैसले की बात कर रही थी। बड़ी मुश्किल से मैंने समझाया। उसकी वजाहत सुनकर जाने क्या सोचने लगी, फिर अचानक किसी ख्याल के तहत पूछने लगी, सुनो, कैसी है वो? अब अपनी तरफ से बात ख़त्म करके अब इत्मीनान से सिरगर सुलझा रहा था, जब ही बेदहानी में पूछा, कौन? मैं तुम्हारी बीवी की बात कर रही हूँ। वो उसके चटकने पर निचला होंठ दांतों में दबा कर शरारत से मुस्कुराया, फिर उसी अंदाज में बोला, मैं अगर तारीफ़ करूँगा तो तुम जेलस नहीं होंगी? वो फ़ौरन बोल पड़ी और वो किसी तरह अपनी हंसी नहीं रोक सका। कदरे तवक्कुफ़ से उसकी घूरती हुई आंखों में देखकर बोला, ऐसी फजूल बातें सोचकर खुद को हल्कान मत करो। मेरी आंखों और दिल में तुम समा चुकी हो। अब अगर वो आसमान से उतरी हुई कोई हूर भी हुई तब भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वैसे इत्तला अर्ज़ है कि मैंने उसे ढंग से देखा ही नहीं। वो खासी जुज़बुज़ सी होकर पहलू बदलने लगी। तब वो घड़ी देखकर घबरा गया। अरे इतनी देर होगी, चलो बस अब फ़ौरन उठ जाओ। क्यों, क्या इसने जल्दी आने के लिए कहा है? उसके इतना कुछ कहने के बावजूद वो तंज करने से बाज नहीं रह सकी, और वह जलकर बोला, उसने नहीं, पापा ने। और पापा को तुम जानती हो, उन्होंने ही हमें आउटिंग के लिए भेजा था। साथ ही ये हुक्म भी सादर फरमाया कि हम डिनर तक वापस पहुंच जाए। वो उसके साथ चलता हुआ बहुत उजरत में बता रहा था। बहरहाल मैंने उसे उसके मैके छोड़ा और सीधा तुम्हारे पास चलाया, और अब पहले उसे पिक करना है। माय गॉड, कितनी देर हो जाएगी? दुआ करो पापा किसी काम से चले गए हों और हमारे पहुंचने के बाद उनकी वापसी हो। मैं क्यों दुआ करूं? उसे जैसे मौका मिल गया कंधे उचकाकर लापरवाही से बोली, और फिर फ़ौरन अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गई। अगर कोई और वक्त होता तो वो उसके पीछे लपकता, लेकिन अब उससे पहले ही अपनी गाड़ी तक पहुंच गया और बहुत उजलत में बैठकर स्टार्ट की, फिर स्पीड से निकाल ले गया। पापा ठीक 8 बजे डिनर के लिए डाइनिंग रूम में पहुंच जाते थे, और इनसे पहले घर के तमाम अफराद की टेबल पर मौजूदगी ज़रूरी होती थी। लेकिन जिस वक्त वो सुबह को लेने पहुंचा 7:45 वहीं हो गए। फिर यह भी मुमकिन नहीं था कि उसे खड़े खड़े जाने दिया जाता। वो इस घर का नया नया दामाद था, गो के सबा खाने के लिए मना कर चुकी थी। फिर भी अम्मी और भाभी ने चाय के साथ काफ़ी एहतमाम कर दिया था और उसे बसते इसरार चाय के लिए रोका। वो इंतहाई लाचारी से बैठ तो गया, लेकिन उसकी नज़रें मुसलसल घड़ी पर थी। बहुत जल्दी करते करते भी कितनी देर हो गई। फिर उससे मज़ीद गलती ये हुई कि रास्ते में उसे अपना हम ख्याल नहीं बनाया, बस अपने आप ही सोच लिया कि पापा के सामने क्या उसे तराशेगा। बहरहाल जब उसके साथ घर में दाखिल हुआ तो 9 बज रहे थे और पापा लाउंज में ही मुंतज़िर थे। सॉरी पापा, कुछ देर हो गई, वो उनके टोकने से पहले ही बोल पड़ा। तो पापा उसे नज़रअंदाज करके सुबह से कहने लगे, बेटा कि मैंने तुमसे ये नहीं कहा था कि खाने तक पहुंच जाना? फिर मुझे याद था पापा, लेकिन शहरयार को देर होगी। उसकी बात पर वो सचमुच चकरा कर रह गया। पापा ने एक उचटती नज़र उस पर डाली, फिर सुबह से पूछने लगे, क्या मतलब? इसे कहाँ देर हुई? पता नहीं, असल में ये मुझे अम्मी के घर छोड़कर कहीं चले गए थे। वो सादगी से सच बोल रही थी। तब वो सटपटा कर बोला,
वो पापा में एक दोस्त के पास चला गया था। दोस्त के पास? पापा ने नज़रों से उसे घूरा, फिर जाने किस ख्याल के तहत मजीद बाज़पुरस का इरादा तर्क करके उठ खड़े हों और अपने कमरे की तरफ जाते हुए बोले, जाओ चेंज करके खाना खाओ, और सबा तुम खाने के बाद मेरे कमरे में आ जाना। जी। वह सर झुकाकर बोली और फिर वो भी उसके पीछे अपने कमरे में आ गई। क्या ज़रूरत थी पापा को ये बताने की कि मैं आपको मैके छोड़ कर कहीं और चला गया था? कमरे में आते ही वो उस पर बिगड़ने लगा। फिर क्या कहती? देखें। वो इतना कहकर यूं खामोश हो गया जैसे उसका नाम सोच रहा हो, और वो उसके अंदाज से समझकर बोली, कमाल है, इतना छोटा सा तो नाम है मेरा और आपको याद नहीं होता। मुझे कभी याद नहीं होगा, समझिए आप। वो कहता हुआ वॉशरूम की तरफ बढ़ा और उसने ड्रेसिंग रूम का रुख किया और फिर उससे पहले ही चेंज करके कमरे से निकल आई। गो के पापा ने खाने के बाद बुलाया था, लेकिन भूख बिल्कुल नहीं थी, इसलिए वो इसी वक्त उनके कमरे में आ गई। पापा मौजूद नहीं थे, वो यही समझे वॉशरूम में होंगे, इसलिए इत्मीनान से अम्मी के पास बैठ गई और यूं ही इधर उधर की बातें करने लगी। कितनी देर बाद अचानक उसे एहसास हुआ इस वक्त अम्मी के रवैये और अंदाज में खासी सर्द बह रही है। उसकी बातों के जवाब में भी बस हूँ हाँ कर रही हैं, जैसे जबरन उसे बर्दाश्त कर रही हूँ। तब उसे बताना पड़ा कि उसे पापा ने बुलाया है, और जब उन्होंने बताया वो स्टडी रूम में है तो वो फ़ौरन उन्हें शब्बा खैर कह के स्टडी रूम में आ गई। जी पापा। उसने उन्हें अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया तो उन्होंने सामने खुली किताब बंद की और सिगार बुझाने के बाद उसकी तरफ देखकर बोले, बैठ जाओ। वो बैठ कर गई। तब वो कहने लगे, मुझे तुमसे शहरियार के बारे में बात करनी है। गो कि कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ बीवी होने के नाते अब ये तुम्हारा फ़र्ज़ है कि इसकी एक्टिविटीज़ पर नज़र रखो। तुम खासी समझदार लड़की हो, इसलिए मैं तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहता। वो उसे सवालिया निशान बनाकर बड़े आराम से दोबारा सिगार बढ़ने और सुलझाने में लगे। उसे खासी बेचैनी होने लगी कि आखिर वो उसके बारे में क्या बताना चाहते हैं। जितनी देर वो सिगार में लगे रहे उसने खुद ही कितनी बातें क्यास कर डाली। फिर जैसे ही उन्होंने देखा पूरी जान से मतवज्जा हो गई। शहरियार में खुदा न खास्ता कोई खामी या गलत आदत नहीं है, बस ऐसा है कि वो 2 साल पहले एक सारा नामी लड़की की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया था और उससे शादी करना चाहता था। मेरे नज़दीक ये भी कोई काबिल गिरफ्त बात नहीं, क्योंकि उसे अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजारने और अपनी पसंद से शादी करने का हक़ हासिल था। लेकिन सारा इख्तलाफ मुझे उसकी पसंद से था। गो कि वो लड़की खूबसूरत और पढ़ी लिखी है, लेकिन उसकी माँ किसी ज़माने में कॉल गर्ल थी। अगर ये साबित भी हो जाए कि उसने किसी शरीफ आदमी से शादी की और सारा उसकी औलाद है, तब भी उसमें माँ के खून की आमेज़िश तो होगी, और मैं अपनी नस्ल में किसी गंदे खून की आमेज़िश हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए मैंने शहरियार की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ उसकी शादी तुम्हारे साथ कर दी। वो कुछ देर के लिए खामोश होकर उसे देखने लगे। वह सर झुकाए बज़ाहिर पुरसुकून नज़र आ रही थी। तब उन्होंने पूछा, शहरियार ने तुमसे इस सिलसिले में कोई बात की? जी नहीं, उसने हरकत किए बिना आहिस्ता से जवाब दिया। उन्होंने पुरसोच अंदाज में हंकारा भरा, फिर कहने लगे, मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ कि मुझे मालूम हुआ है शहरियार अभी भी इस लड़की से मिलता है। दिन में तो मैं खुद इसे ऑफिस में मसरूफ़ रखता हूँ। इसके बाद मैं ये जिम्मेदारी तुम्हें सौंप रहा हूँ। उसे कहीं तनहा मत जाने दो, वो लाख किसी ज़रूरी काम का बहाना करे। वो यूं ही बेदहानी में ज़रा सा सर ऊंचा करके उन्हें देखने लगी तो उन्होंने पहले उसकी तरफ से किसी सवाल का इंतज़ार किया, फिर कहने लगे, इस बात को खुद पर तारी नहीं करना और ना ही मसला बनाकर अपनी लाइफ डिस्टर्ब करो। तुम इस घर की पहली और आखिरी बहू हो, कोई तुम्हारे मकाम तक नहीं पहुंच सकता। समझदारी से काम लोगी तो इंशाल्लाह बहुत जल्द अपनी मनपसंद ज़िंदगी गुजारने लगोगी। मेरी बात समझ रही हो ना? उसने एतराफ़ के तौर पर सर झुका लिया। क्या करती, अंदर दूर तक सन्नाटा ही सन्नाटा था। जहन अलग माउफ, वरना जिस तरह उन्होंने बेटे की राम कहानी सुनाकर बड़े आराम से बाकी जिम्मेदारी उसे सौंप दी थी, जवाब में वो भी उन्हें कम अज़ कम उसके इरादों से तबाह खबर कर देती। फिर ये भी ज़रूर पूछती कि वो उसे किस बिना पर पहली और आखिरी बहू का मुकाम दे रही हैं, बल्कि वो तो उसे पहले ही मकाम पर रिजेक्ट कर चुका था। गुड, अब तुम आराम करो, और हाँ, अगर तुम्हें शायरी की तरफ से कोई शिकायत हो तो मुझसे कहना। वो कुछ नहीं बोली, चुपचाप वहाँ से उठाई, अपने कमरे में दाखिल हुई तो वो बेचैनी से टहलता नजर आया। उसे देखते ही बेसब्री से पूछा, क्या कह रहे थे पापा? उसे फौरी जवाब नहीं सूझा तो भर कर बेड की चादर ठीक करने लगी। मैं कुछ पूछ रहा हूँ आपसे। वो उसकी बेनियाजी पर सुलग कर दिली आवाज़ में चीखा तो अचानक जैसे उसके अंदर का सन्नाटा टूट गया। सीधी खड़ी होकर तलखी से कहने लगी, मिस्टर शहरियार, आपको मुझसे इस लहजे में बात करने का कोई हक नहीं है। मैं सिर्फ आपकी दरख्वास्त पर यहाँ रुकी हूँ, वरना। वो कसदन खामोश हो गई और वो कुछ गलत नहीं कह रही थी। जब ही उसने फ़ौरन माजरत कर ली, आई एम सॉरी। फिर तजस्सुस के हाथों मजबूर लहजे को नरम बनाकर वही सवाल दोहराया, क्या कह रहे थे पापा? कोई ख़ास बात नहीं, बस हाल अहवाल पूछा। इतनी देर?
हाँ, इतनी देर तक बस हाल अहवाल ही पूछते रहे। वो उसकी बात काट कर फ़ौरन बोल पड़ी, गोया मज़ीद कोई बात नहीं करनी। तब वो झुंझलाता हुआ सोफ़े पर जा लेटा और आंखों पर बाजू रख लिया। वो कुछ देर तक खड़ी उसे देखती रही। उसका सर सोफ़े के एक बाजू पर था तो दूसरे बाजू से पाँव बाहर निकल रहे थे। तब वो कुछ सोचकर करीब चली गई। सुने, वो ज़रा सा बाजू नीचे करके सवालिया नज़रों से देखने लगा। वो आप अपनी जगह पर चले जाएं। क्यों? वो समझ कर अनजान बना, इसलिए कि यहाँ आप पूरे नहीं आते, जबकि मैं आराम से सो सकती हूँ। अच्छा। वो खुशी के बेख्तियार इजहार के साथ फ़ौरन खड़ा हो गया, लेकिन फिर एहसास होने पर रुक कर बोला, नहीं, आप मेरी मेहमान हैं। फिक्र नहीं करें, मैं यहाँ से निकल कर किसी से नहीं कहूँगी कि आपने अपनी मेहमान को सोफे पर सुलाया था। वो कहकर फ़ौरन लेट गई थी। फिर कितने बहुत सारे दिन गुजर गए। पापा की बातों को सोचते हुए अभी तक उसकी समझ में नहीं आया था उसे क्या करना चाहिए। और ये तो बात की बात थी कि वो तो अभी तक खुद अपने बारे में सही फैसला नहीं कर पाई थी। अव्वल शब से आज तक वो इसी बात में अटकी हुई थी कि आया उसे अजनबियत की दीवार गिराने की कोशिश करनी चाहिए या नहीं। और पापा ने सारा के बारे में बताकर तो उसे मज़ीद उलझा दिया था। वो सोचती अगर वो सारा को उसकी ज़िंदगी से निकालने में कामयाब हो भी गई तब भी उसे क्या मिलेगा? एक अधूरा चोट खाया हुआ मर्द जिसके दिल में नए सिरे से अपनी मोहब्बत का बीज बोने के लिए उसे अपनी हस्ती का गुरूर मिलिया मीट करना पड़ेगा। और ये उसे हरगिज़ मंजूर नहीं था। ना ही इस इंतज़ार में बैठना गवारा कि कब वो सारा की तरफ से मायूस हो और लौट कर उसके पास आए। बहरहाल इन दो रास्तों से हटकर कोई तीसरा रास्ता अब तक उसकी समझ में नहीं आ रहा था। और ऐसे आलम में कि वो ना अपनी सिमत का तयन कर सकी न मकाम का, तो बिला इरादा ही दूसरों की मर्जी के मुताबिक चलने लगी। पापा कहते वो शहरियार को कहीं भी अकेला न जाने दे, तो जब वो कहीं जाने के लिए तैयार होता तो वो इससे पहले तैयार हो जाती। फिर रास्ते में कहीं अचानक ख्याल आता कि उसके साथ बैठा शख्स उसका होकर भी उसका नहीं, तो यकदम ही अनजान बन जाती। साथ ही बाकी सारा वक्त खुद को कोसती रहती कि वो उसके साथ क्यों आए। इस वक्त भी अचानक एहसास होने पर कहने लगी, ऐसा करें, पहले मुझे मेरी अम्मी के घर छोड़ दे। वो जो उसके साथ आने पर अंदर ही अंदर पे जो ताप खा रहा था तरख कर बोला, क्यों, आपको तो बहुत शौक है हर जगह मेरे साथ जाने का। जी नहीं, मुझे कोई शौक नहीं है। वो एहसास तौहीन से सुलग कर गोया हुई। फिर क्या गाड़ी में सैर करने का शौक है? उसके इस्तेज़ाई अंदाज पर वो मज़ीद सुलगी। दिल चाहा साफ बता दे कि वो उसके पापा के कहने पर ऐसा करती है, लेकिन फिर कुछ सोच कर बाज रही। मुझे कोई शौक नहीं है, बस आप मुझे अम्मी के घर छोड़ दें, ताकि आप वापसी में बहुत मासूम बनकर पापा से कहें मैं आपको छोड़कर कहीं चला गया था। मैं ऐसा कुछ नहीं कहूँगी। उस रोज़ भी अगर आप मुझे पहले से समझा देते तो ऐसी बात ना होती। वो मिरर में उसे देखकर अंदाज़ा करने लगा कि आया उसकी बात में कितनी सदाकत है। फिर गालबन यकीन करके गाड़ी उसके घर जाने वाले रास्ते पर डाल दी। ओके, मैं 1.5-2 घंटे में आ जाऊँगा। वो उसे घर के सामने उतार कर और अपनी वापसी का बताता हुआ गाड़ी बढ़ा ले गया। वो कुछ देर तक यूं ही खड़ी दूर जाती गाड़ी को देखती रही, फिर अंदर आ गई। अकेली आई हो? अम्मी का पहला सवाल यही था। नहीं, शहरियार साथ थे, उन्हें किसी काम से जाना था, कुछ देर में आएंगे, उसने सहूलत से जवाब दिया। फिर भाभी को देखकर उनके गले लग गई। शहरियार खाना तो यही खाएगा ना? अम्मी को दामाद की खातिरदारी की फिक्र हुई। हो सकता है, लेकिन आप ज़्यादा एहतमाम मत कीजिएगा। उसके उकताए हुए अंदाज को भाभी ने महसूस किया और अम्मी के जाते ही राजदारी से पूछने लगी, ठीक तो हो? मेरा मतलब है ससुराल वाले तुम्हारे साथ? बस ठीक ही नहीं। उसका अंदाज हनूस था। असल में वो किसी की बेजा तारीफ नहीं करना चाहती थी, क्योंकि जहन में ये बात थी कि वापस यहीं आना है और इसके लिए पहले ही से सब लोग कम अज़ कम ये तो जान ले कि ससुराल वालों का रवैया उसके साथ ठीक नहीं है। दूसरी सूरत में तो सारा इल्ज़ाम उसी के सर आना था और यहाँ कोई ऐसा दिल का मामला भी नहीं था जो वो सारे इल्ज़ाम खुशी से अपने सर रख लेती। मैं तो पहले ही समझ गई थी। उसके जवाब पर भाभी ने अपने अंदाज से बताना शुरू किया, शादी वाले रोज़ ही मैंने देखा तुम्हारी सास उखड़ी उखड़ी सी थी और नंदों के चेहरे भी लटके हुए थे। हालांकि इकलौता भाई है, उन्हें तो खुश होना चाहिए था। खैर, शहरियार कैसा है तुम्हारे साथ? वो भी बस ठीक है। उसके बेनियाजी से कहने पर भाभी ने फ़ौरन टोका, पागल मत बनो, कम अज़ कम मियाँ को तो काबू में रखो। दूसरों का क्या है, आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाते हैं। बस मियाँ अपना होना चाहिए। उसने बस सर हिलाने पर इक्तफा किया। अब उनसे क्या पूछ कहती, जो पहले ही से किसी के काबू में है उसे वो क्या काबू करे। वो सारा की बात सुनकर उछल पड़ा। फिर कितनी ही देर उसे जांचती हुई नज़रों से देखने के बाद बोला, क्या तुम मजाक कर रही हो? नहीं, मैं अपनी ज़िंदगी में इतनी संजीदा कभी नहीं हुई जितनी अब हूँ। वह सर झुकाए नाखून से मेज़ की सतह खुरचती हुई बज़ाहिर पुरसुकून नजर आ रही थी। इसी अंदाज में मजीद गोया हुई, हमें इस हकीकत को तस्लीम कर लेना चाहिए शहरियार के हमारे रास्ते अलग हो चुके हैं। मैं बहुत सोचने के बाद इस नतीजे पर पहुंची हूँ कि मुझे तुम्हारे रास्ते से हट जाना चाहिए। जो लड़की तुम्हारे निकाह में आई है उसे तुम दिल से कबूल कर लो। नामुमकिन, कतई नामुमकिन।
उसका अंदाज हतमी था। वो एक नज़र उस पर डालकर बोली, कुछ भी नामुमकिन नहीं है, तुम कोशिश तो करो। शट अप। तुम्हारा मतलब है अब मैं इस लड़की के पीछे भागूं जिसे मैं अव्वल रोज से ही जिससे सॉरी थोड़ी सी डिस्ट्रैक्ट हो गई। "हम्म, अब मैं उस लड़की के पीछे भागूं जिसे मैं अव्वल रोज़ बता चुका हूं कि उसे हमेशा मेरे साथ नहीं रहना। इससे तो वो ये समझेगी कि मैं तुम्हारी तरफ से ठोकर खाकर उसकी तरफ पलटा हूँ। वो एकदम जज्बाती होकर आपे में नहीं रहा था। धीरज से बात करो। उसे टोकना पड़ा। क्या धीरज से बात करूं? बस तुम इतना सुन लो कि अगर तुम मुझसे दूर हो गई तब भी मैं इसे नहीं अपना सकता। फिर एकदम उसका हाथ थाम कर झटका देकर बोला, मेरी तरफ देखो सारा, तुम्हें मुझ पर एतबार नहीं रहा या मायूस हो गई हो? मेरा हाथ छोड़ो। वो घबरा कर इधर उधर देखने लगी। पहले मेरी बात का जवाब दो। ना बेतबारी है ना मायूसी। वो जल्दी से बोली। फिर उसकी गिरफ्त आप ही आप ढीली होगी तो वो जल्दी से हाथ चुरा कर पीछे हट गई। बस मैं अपने मुकद्दर से शाकी हूँ। बेवकूफ़ हो तुम। मैं आज ही अपनी अम्मी से बात कर लूँगा। इनसे तो तुम पहले भी बात कर चुकी हो। असल मसला तो तुम्हारे पापा का है। उसने याद दिलाया। फिक्र नहीं करो, पापा भी मान जाएंगे। वो जाने किस बिना पर उसे यकीन दिलाने के साथ तसल्ली दे रहा था। हालांकि खुद से 1% भी पापा के मान जाने की उम्मीद नहीं थी। फिर घड़ी देखकर चौंक पड़ा। तुम्हारे पास आकर तो मैं सब भूल जाता हूँ। अब देखो, उसे मैं 1.5-2 घंटे का कह कर आया था, 3 घंटे गुजर गए और पता भी नहीं चला। 1 मिनट, इसका मतलब है चलना चाहिए। 1 मिनट, मैं बिल पे कर लूँ। वो उठकर काउंटर पर चला गया। फिर वहीं से उसे चलने का इशारा किया और कदर तवक्कुफ से उसके पीछे बाहर चला आया। फिर जिस वक्त वो सबा को लेने पहुंचा, सब उसके इंतज़ार में बैठे थे। अम्मी ने सबा के मना करने के बावजूद खाने पर अच्छा खासा इहतमाम कर डाला था। उसके इंतज़ार में भी किसी ने खाना नहीं खाया था। उसके आते ही भाभी ने किचन का रुख किया तो वो भी उनके पीछे चली गई और उनके साथ खाना निकाल कर डाइनिंग टेबल पर रखने लगी। कुछ देर बाद सब वहीं आ गए। खाने के दौरान अबू और भैया मुसलसल उससे बातें करते रहे और पहली बार उसने गौर किया वो अपने एतबार और गुफ्तगू नशीद में किस कदर मुहज़्ज़ब नज़र आ रहा था। बिला इरादा उसने बार बार चौंक कर उसे देखा और हर बार खुद को टोका भी कि वो ऐसा नहीं है जैसा कि इस वक्त नज़र आ रहा है, और खुद को टोकती उधर नजरें उसकी जानिब उठ जाती। खाने के बाद चाय का दौर चला और उसके बाद जाहिर है वापसी। उसका ख्याल था वो रास्ते में एक बार फिर उसे ताकीद करेगा कि पापा के सामने सच ना उगल दे, लेकिन उसने इस सिलसिले में सिरे से कोई बात ही नहीं की। जब दोनों घर में दाखिल हुए तो अम्मी और पापा लाउंज में मौजूद थे। बहुत देर कर दी। अम्मी उन्हें देखते ही बोली तो उसने जवाब में पहल की, जी। वो अम्मी ने खाने पर रोक लिया था इसलिए देर हो गई। शहरियार तुम्हारे साथ था। पापा की बेतबारी पर वो बुरी तरह झुंझलाया। हर्ट भी हुआ कि उसकी बात उससे पूछ रहे हैं, गोया उनकी नज़र में उसकी कोई अहमियत नहीं। जी। वो मुख्तसर जवाब देकर खामोश हो गई और अम्मी को गालबन पापा का इसकी तरफ से मशकूक अंदाज अच्छा नहीं लगा था। जब ही उनके मजीद कुछ कहने से पहले बोल पड़ी, जाओ तुम दोनों आराम करो। वो तो यही चाह रहा था। फ़ौरन लाउंज से निकल गया तो वो भी उसके पीछे चली गई। थैंक यू। जीना चढ़ने से पहले उसने शुक्रिया अदा किया तो वो अनजान बनकर बोली, किस बात का? आपने पापा के सामने सच नहीं बोला, वरना तो। क्या पापा आपके दोस्तों को पसंद नहीं करते जो इतनी पाबंदी लगाते हैं? वो यूं ही पूछती हुई उससे पहले जीना चढ़ने लगी और वो भी कोई मुनासिब जवाब सोच ही रहा था कि उससे 4 स्टेप आगे जाते उसका पाँव मिट गया या दुपट्टे में उलझा के उसका तवाज़ुन बिगड़ गया, और अगर वो इसके पीछे होशियार ना होता तो उसके साथ ही लुढ़कता हुआ नीचे आता। लेकिन वो बहुत फुर्ती से उसे अपने मजबूत बाजुओं में थाम चुका था। ये एक बिल्कुल गैर इख्तियारी अमल था, लेकिन इसके बेइख्तियारी ने उसके होश उड़ा दिए। इतने करीब थी वो कि सांसों ने एक दूसरे से रिश्ता जोड़ लिया था। एक पल में क्या क़यामत टूटी थी कि वो मजबूत तवाना मर्द खुद को हवा में मुअल्लक महसूस कर रहा था। वो तड़प कर उसके बाजुओं से निकली और फिर तेज़ी से जीना चढ़ती हुई कमरे में गायब हो गई, जबकि वो वहीं खड़ा रह गया, हैरान परेशान। एक पल में वो उसे अपने वजूद का एहसास दिला गई थी, यूं कि उसके अंदर एक अलाव दहक रहा था। गुज़िश्ता 2 सालों से वो सारा से मिल रहा था, बारहा उसका हाथ थामा था, लेकिन ऐसा नशा उसकी कुर्बत में कभी नहीं चढ़ा था जैसा अब उसकी नस नस में सरायत कर रहा था। कितनी देर तक वो वहीं खड़ा खुद पर काबू पाने की कोशिश करता रहा, लेकिन सारे एहसास जैसे एक साथ बगावत कर चुके थे। वो किस किस को समझाता। बिलाहिर थक कर वापस जीना उतर कर पिछले दरवाजे से किचन में आ गया और फ्रिज से ठंडी यख बोतल निकाल कर उसी को मुंह से लगा लिया। आधी से ज़्यादा बोतल वापस फ्रिज में रख दी। उसके बाद लॉन में निकल आया। कोई इतनी हसीन तो नहीं है, खुद को सरजनिश करते हुए वो यही सोच सका। फिर अपने कमरे में आते हुए वो खासा मुस्तरिब सा था और जाने क्यों बहुत एहतियात से दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। वो सामने ही सोफे पर सो रही थी और इस तमाम अरसे में ये पहला मौका था कि रात भर नींद में भी उसे उसकी मौजूदगी का एहसास हो रहा था। और ये कितनी अजीब बात थी कि शाम में ही जब सारा ने उसे कहा था कुछ भी नामुमकिन नहीं, वो कोशिश तो करे
तो वो उस पर बिगड़ गया था और अब बिना कोशिश के ही आनन फानन सारे मरहले तय हो गए थे। अगले दिन वो अपने तय उसे एक पल का असर ज़ाहिर करने के लिए पापा के गुस्से की परवाह किए बगैर ऑफिस छोड़कर सारा के पास चला आया। गालबन उसका ख्याल था जैसे वो हमेशा सारा को सामने पाकर उसे भूल जाता है तो अब भी उसे कुछ याद नहीं रहेगा, लेकिन ये उसकी भूल थी क्योंकि रात को उसे एक पल में उसको अब उसका अपना आप गुम हो गया था और वो खुद को कहाँ ढूंढे। सारा के सामने इस तरह बैठा था कि सिर्फ नज़रें उस पर थी बल्कि जहन कहीं और भटक रहा था। क्या सोच रहे हो? सारा ने उसकी आंखों के सामने हाथ लहराया। एक तो तुम्हारी इस वक्त आमद मेरे लिए हैरान कुन है, ऊपर से ये खोया खोया अंदाज। आखिर हुआ क्या है? हाँ, वो बुरी तरह चौंका। कुछ नहीं, बस मैं रात ठीक तरह से सो नहीं सका। क्यों? वो शायद अपने बारे में कोई खूबसूरत जुमला सुनना चाहती थी। जब मायने खेज मुस्कुराहट के साथ पूछा। उसके दिल में चोट था। नजरें चुरा कर बोला, पता नहीं। ऐसा करो, घर जाकर आराम करो। घर? वो यूं बोला जैसे पता नहीं उसने क्या कह दिया हो। फिर बेख्तियार नफी में सर हिलाया। नहीं, मैं घर नहीं जा सकता। क्या बात है शेरी, तुम कुछ परेशान हो? वो मुसलसल उसकी गायब दिमागी नोट कर रही थी। आहिर टोक दिया, नहीं, मुझे अपनी तबीयत ठीक नहीं लग रही। अच्छा, चलता हूँ। वो किसी तरह भी खुद को नॉर्मल पोज नहीं कर सका तो उठ खड़ा हुआ और उसे हैरान छोड़कर बाहर निकल आया। फिर कितने बहुत सारे दिन गुजर गए। वो अपनी बदलती कैफियत पर हैरान कम परेशान ज़्यादा था और अंदर से किसी सहमे हुए बच्चे की तरह जो कुछ चुरा कर खौफ मुसलसल का शिकार हो जाता है कि कहीं किसी को खबर ना हो जाए। और वो उससे खौफजदा था। उसे हरगिज़ पता नहीं चलना चाहिए कि वो अचानक उसके बारे में किस अंदाज से सोचने लगा है। इसलिए उसकी कोशिश होती कि उससे कम सामना हो, लेकिन दिल यहाँ भी साथ नहीं दे रहा था। ऑफिस से वापसी पर वो चाहता कि कुछ वक्त इधर उधर गुजार दे और रोज़ाना ही वो गाड़ी घर की मुखालिफ सिमत दोहराता था, लेकिन पता नहीं कब और कैसे किसी चोर रास्ते पर गाड़ी मुड़ जाती और उस वक्त चौंकता जब घर सामने नजर आता। अजीब मुश्किल में महसूस कर रहा था खुद को। रात सोने से पहले कसदन सारा को तस्वुर में लाने की कोशिश करता, लेकिन कुछ देर बाद ही झुंझला जाता कि वो जो गुज़िश्ता 2 सालों से उसके साथ साथ थी वो अपने जहन के कैनवस पर उसकी हल्की सी शबी भी नहीं पाता था। उसके बरक्स वो बड़ी शान से आन मौजूद होती। अव्वल शब से आज तक उसका हर रूप जैसे लाशऊर में कहीं नक्श होता रहा था, जो अब धड़ल्ले से शऊर के पर्दे पर झिलमिलाता था। वो सारी बातें जिन पर पहले वो झुंझलाया और बुरी तरह सुलगा था, अब उन्हें सोचकर आप ही आप उसके होंठों पर मुस्कुराहट दौड़ जाती थी। और इसके बरक्स अब ये सोचने लगी थी कि अब इस ड्रामे का ड्रॉप सीन हो जाना चाहिए, क्योंकि उसे इस अजनबी माहौल और फजा से सचमुच वहशत होने लगी थी। जाहिर है जब अव्वल रोज़ से ये तय हो गया था कि उसे ज़्यादा दिन यहाँ नहीं रहना, तो उसने खुद को यहाँ एडजस्ट करने की रत्ती बराबर कोशिश नहीं की। न घर के अफराद के लिए दिल में जगह बनाई थी, बस लिया दिया सा अंदाज। हालांकि जिया और सोमी बहुत शौक से उसके पास आकर बैठती। एक तो वो उनकी इकलौती भाभी, दूसरे इतनी मनमोहनी, वो वाकई उसकी गर्विदा थी और वो उनकी मोहब्बत और शौक को महसूस करने के बावजूद नज़रअंदाज करने पर मजबूर थी। बस यही ख्याल कि जब उनके साथ ताल्लुक़ नहीं रहना तो फिर ताल्लुक़ बढ़ाने से फ़ायदा। इधर कुछ दिनों से वो बहुत उलझ रही थी कि उसने तो कुछ दिनों का कहा था और 6 माह से ज़्यादा हो गए थे, अभी तक वो कोई कदम नहीं उठा सका था। उसके समझ में नहीं आता था कि आखिर वो चाहता क्या है। फिर पहले तो वो गाहे बगाहे उसे बावर कराना ज़रूरी समझता था कि उसे वापस जाना है, जबकि अब बिल्कुल खामोश हो गया था। कुछ दिन मज़ीद उसने उसकी तरफ से ऐसी किसी बात का इंतज़ार किया। फिर मायूस होकर खुद ही उस रात जब वो कमरे में आया तो बिला तमहीद कहने लगी, सुने शहरियार अली, मैं अब मज़ीद यहाँ नहीं रह सकती। क्यों? वो यूं चौंक कर हैरान हुआ जैसे उसने बाला ही बाला फैसला करने के बाद उसे मुतला किया हो। क्यों? क्या मतलब? क्या बहुत ज़्यादा वक्त नहीं गुजर गया? जबकि आपने तो कुछ दिन का कहा था। उसका लहजा कदरे नाराज सा था और वो कुछ देर तक बेध्यानी में उसे देखता रहा और उसके मतवजह होने पर नज़रें चुरा कर बोला, इतना ज़्यादा वक्त तो नहीं गुजरा। आपको इसलिए महसूस नहीं हो रहा कि आप अपने घर में हैं और आप? वो बेख्तियार सवालिया नज़रों से देखने लगा। मुझे अव्वल रोज़ बता दिया गया था कि ये मेरा घर नहीं है और किसी के घर इतने दिन रहना मेरे नज़दीक इंतहाई गैर इखलाकी फ़ेल है। कितनी अजनबियत थी उसके अंदाज में। वो अगर इस वक्त बड़ी से बड़ी कसम खाकर उससे कहता कि तुम मेरी ज़िंदगी में इतनी अहम हो गई हो कि तुम्हारे बगैर घर तो क्या मेरी ज़ात भी अधूरी रह जाएगी, तो शायद वो यकीन न करती। आप इतना क्यों महसूस कर रही हैं? इसे अपना ही घर समझे। सिगरेट सुलगाते हुए उसने बज़ाहिर सरसरी अंदाज में कहा, समझने से क्या होता है? उसने सोचा, फिर उसे देखकर बोली, मैं ऐसी गलती क्यों करूं जो मुझे मुश्किल दोराहे पर ला खड़ा करे। मेरा मतलब है, अगर मैं इसे अपना घर समझने लगी तो क्या खबर बाद में ये ख्वाहिश सर उभारने लगे कि काश ऐसा ही हो, काश ऐसा ही हो। वो अपनी ख्वाहिश लबों तक लाकर खड़ा हो गया
और कदर तवक्कुफ के बाद उसे मुंतज़िर देख कर कहने लगा, फ़िक्र नहीं करें, मैं जल्द ही पापा से बात करूँगा। अगर आपके लिए मुश्किल हो तो मैं बात करूँ? उसने इतने आराम से अपने जज्बात पेश की कि वो परेशान हो गया। नहीं नहीं, आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, मैं ख़ुद बात करूँगा, और प्लीज़ अब आप सो जाएं। वो फौरी उसकी बात पर अमल करने की बजाय टेबल पर से मैगज़ीन उठाकर देखने लगी। फिर जब नींद आने लगी तब लाइट ऑफ करके सो गई। छुट्टी का दिन था। वो रात ही सोच कर सोई थी कि आज सुबह ही से अम्मी के घर चली जाएगी, इसलिए नाश्ते के फ़ौरन बाद वो आकर अपने कपड़े प्रेस करने लगी। कहीं जाने का प्रोग्राम है? वो उसे इतनी उजलत करते देखकर पूछे बगैर नहीं रह सका। हाँ, अम्मी के घर जाऊंगी। फिर बटन ऑफ करके प्लग निकालते हुए बोली, आप चलेंगे? मेरा मतलब है मुझे वहाँ छोड़कर। मैं चलता हूँ। वो उसकी बात पूरी होने से पहले बोल पड़ा और वो वार्डरोब में से अपने कपड़े निकालने लगी। फिर अभी वो वॉशरूम में था कि वो तैयार होकर नीचे आई। अम्मी को अपने जाने का बताकर जिया के पास आ बैठी और यूं ही इधर उधर की बातें करने लगी। तभी उसके करीब रखे फ़ोन की बेल हुई तो उसने बिला इरादा बेख्तियार हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। हेलो, शहरियार हैं? दूसरी तरफ निस्वानी आवाज़ सुनते ही उसे सारा का ख्याल आया। फिर भी उसने पूछ लिया, आप कौन हैं? इस बात को छोड़ें, बस मुझे शहरी का बताएं। 1 मिनट, वो आ रहे हैं। उसने शहरियार को आते हुए देखा और रिसीवर की तरफ इशारा करके बताया कि उसका फ़ोन है। वो जल्दी से करीब आया और रिसीवर उसके हाथ से ले लिया, लेकिन दूसरी तरफ की आवाज़ सुनते ही वो घबरा कर उसे देखने लगा। वो इत्मीनान से जिया के साथ बातें करने में मसरूफ़ थी। कुछ देर बाद जब उसने चलने के लिए कहा तब वो उठ खड़ी हुई। अम्मी के घर इत्तेफाक से सीमा पहले से आई हुई थी, जिसे देखकर उसने बेसाख्ता खुशी का इजहार किया, क्योंकि बड़े दिनों बाद बहनों को फरागत से मिल बैठने का मौका हाथ आया था। सीमा उससे 2 साल बड़ी थी और इस हिसाब से उसकी शादी भी हुई थी। गोद में साल भर का बच्चा था। क्योंकि दोनों ही बहनें थी इसलिए दोस्ती भी बहुत थी। उसने सोचा हमेशा की तरह जब शहरियार कुछ देर बाद किसी ज़रूरी काम का बहाना करके चला जाएगा तब वो सहूलत से सीमा को अपने हालात कह सुनाएगी। लेकिन आज वो जाने किस मूड में था कि ना सिर्फ जम के बैठ गया बल्कि बहाने से इसके गिर्द चक्कर भी लगा रहा था। ये आप बार बार इसका तवाफ़ क्यों करने चले जाते हैं? सीमा मुसलसल नोट कर रही थी। बिलाहर शरारत से टोक दिया तो वो पहले ज़रा सा झिंपा, फिर देख कर कहना ही चाहता था कि वो बोल पड़ी, आज आपको किसी ज़रूरी काम से नहीं जाना? इस दूसरे हमले पर वो सटपटाया, फिर फ़ौरन संभल कर बोला, अगर आपको मेरी यहाँ मौजूदगी नागवार गुजर रही है तो मैं चला जाता हूँ। नहीं, मुझे क्यों नागवार गुजरेगा, बल्कि मेरा ख्याल है मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। हाय, सीमा ने हैरान होकर बारी बारी दोनों को देखा। ये तुम दोनों कैसे अजनबियों की तरह बातें कर रही हो? असल में ये मुझे यहाँ से भगाना चाहती हैं। क्यों सबा? सीमा ने उसकी खबर ली तो वो उसे घूरने लगी। मेरा ख्याल है मैं अब्बू के पास बैठता हूँ। वो फ़ौरन वहाँ से खिसक गया। फिर शाम में जब उसने चलने का कहा तो वो अड़ गई कि अभी कुछ दिन यहीं रहेगी। हालांकि पहले उसका कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं था, वरना घर में भी बता कर आती। और उसे एतराज़ इसी बात पर था कि उसे पहले से बताना चाहिए था। मेरा पहले से कोई प्रोग्राम नहीं था। वो उसके बार बार टोकने पर जिद होकर बोली, इसीलिए तो कह रहा हूँ अभी चलें, फिर किसी दिन बाकायदा प्रोग्राम बना कर आ जाइएगा। शहरियार ठीक कह रहा है। अम्मी ने फ़ौरन उसकी तायद की। जब तुम अपनी सास से कहकर नहीं आई तो तुम्हें रुकना नहीं चाहिए। खैर, अम्मी कुछ कहेंगी तो नहीं? वो उसका बिगड़ा मूड देखकर कहने लगा, आप शौक से रहें। नहीं, मैं चल रही हूँ। जब अम्मी ने रुकने से मना किया तो वो फ़ौरन चलने के लिए तैयार हो गई और ऐसे ही रूठी अंदाज में सबसे मिलकर उसके साथ बाहर रही। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। गाड़ी स्टार्ट करते हुए उसने फ़ौरन अपनी सफाई पेश की। वो कुछ नहीं बोली और ज़रा सरुख मोड़कर शीशे से बाहर देखने लगी। घर आए तो आप ही आई हुई थी और क्योंकि वो सारी सूरत हाल से वाकिफ़ थी इसलिए बगौर दोनों की शक्लें देखकर जाने क्या जानने की कोशिश करने लगी। और वो उनके देखने के अंदाज से ही समझ गई कि वो क्या जानना चाहती हैं। और ख़ास तौर पर उनके सामने तो वो ज़रा भी पोज नहीं करती थी। खनूस खफगी भरे अंदाज में उन्हें सलाम किया और फ़ौरन अपने कमरे की तरफ जाने लगी कि अम्मी ने पुकार लिया। जी। वो रुककर सवालिया नज़रों से देखने लगी। साइमा जब से आई है तुम्हारा पूछ रही है और तुम? अम्मी ने उसे एहसास दिलाना चाहा कि वो अब बद इखलाकी का मुजाहरा कर रही है। मैं चेंज कर लूँ? वो फिर भी नहीं रुकी और चेंज का बहाना करके अपने कमरे में आ गई। कुछ देर बाद आप ही खुद ही उसके पीछे चली आई और उसे इत्मीनान से बैठा देखकर उन्हें बुरा ज़रूर लगा, लेकिन कुछ कहा नहीं। आप क्या सुबह मेरे जाने के बाद ही आ गई थी? उसने यूं ही बात करने की गर्ज से पूछा। नहीं, मैं दोपहर में आई थी और ख़ास तौर से तुम्हारे लिए। उन्होंने लगावट का इजहार किया तो वो ज़रा सा हंसी। अच्छा हाँ, और अब तुम मुझे अपना अहवाल सुनाओ और ये भी बताओ शहरी का रवैया तुम्हारे साथ कैसा है? मुझे शहरियार के रवैये से कोई गर्ज नहीं। उसकी पेशानी अब भी आप ही आप शिकनालूद होगी। तो उन्होंने ठटक कर पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? आप जानती तो हैं, फिर क्यों मतलब पूछ रही हैं? उसकी नागवारी हनूस थी। लेकिन सबा, इस तरह तो ज़िंदगी नहीं गुजरती। मैं मानती हूँ कि वो शादी पर आमादा नहीं था, लेकिन ये ना कहें कि वो शादी पर आमादा नहीं थे, ये कहें मुझसे शादी नहीं करना चाहते थे।
वो फौरन टोक कर बोल पड़ी, ये तुमसे किसने कहा? आप भी सटपटा गई। मुझे पापा ने बताया है कि मौसूफ जिस लड़की केस में गिरफ्तार हैं वो इस खानदान के लिए काबिल कबूल नहीं है। उसने बड़े आराम से सच बोल दिया। तो आप ही कितनी देर तक उसे देखती रही, फिर कहने लगी, फिर तुम्हें किस बात का हर्ष है? जब ये तय है कि सारा इस घर में नहीं आ सकती तो तुम्हें कोशिश करनी चाहिए कि शहरियार उसका ख्याल छोड़ दे। मैं ऐसी कोशिश क्यों करूं? नागवारी के साथ उसका लहजा रूठा हुआ था। तब अभी ने उसका हाथ हाथों में लेकर समझाना चाहिए। इसलिए कि तुम उसकी बीवी हो। नहीं, मेरा उनसे कोई नाता नहीं। उसने फौरन हाथ छुड़ा लिया। फिर कहने लगी, जिस तरह सारा का यहाँ ना आना तय है, इस तरह मेरा यहाँ से जाना तय है। पूछ लें अपने भाई से, उन्होंने मुझसे यही कहा था। और मैं कोई ऐसी गिरी पड़ी नहीं हूँ कि उनके फैसला सुनाने के बाद रहम की भीख मांगने खड़ी हो जाऊँ। सॉरी अपी, मैं ये नहीं कर सकती। अजनबी के साथ ऐसा कतई अंदाज कि अपी सचमुच बौखला गई। क्या कह रही हो सबा? ठीक कह रही हूँ, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं। क्या आप लोग सारा को कबूल करते हैं या नहीं? और ना ही शहरियार को उसके चुंगल से छुड़ाना मेरी दर्द सरी है। मेरा ख्याल है तुम अब तक सिर्फ जज्बाती होकर सोचती रही हो, या फिर खाम खा की जिद। वरना ये कोई ऐसी बात नहीं। फ़र्ज़ करो अगर तुमसे शादी के बाद सारा उसकी ज़िंदगी में आती, तो क्या इस वक्त भी तुम इस तरह दामन बजाती कि ये तुम्हारी दर्द सरी नहीं? आप ही को इसकी हट धर्मी पर गुस्सा आ गया। फिर भी लहजे पर काबू पाकर बोली, ये भी इत्तफाक है कि तुमने अव्वल शब शहरियार की बातें सुन ली, वरना तुम्हें क्या पता चलता। फिर पापा ने तुम पर एतमाद करते हुए ईमानदारी से तुम्हें हकीकत बताई, तो इसका ये मतलब तो नहीं कि तुम इसे हमारी कमज़ोरी जानकर हम पर रोब झाड़ मारने लगो। आप ही का रवैया अचानक तब्दील हो गया। उसने कुछ कहने के लिए होंठ खोले, लेकिन उन्होंने उसे बोलने का मौका ही नहीं दिया। ये तुम्हारी सॉरी ये तुम्हारी खुशकिस्मती है कि यहाँ सब तुम्हारे साथ ताउन कर रहे हैं, तुम्हारे नाज़ेबा रवैये के बावजूद। और जो तुम ये ख्याल दिल से निकाल दो तुम्हें यहाँ से जाना है। हम तुम्हें भगा कर नहीं, ब्याह कर लाए हैं। तुम्हें हर हाल में इसी घर में रहना है, समझी तुम? वो अचानक सन्नाटे में आ गई। वो इस गुमसुम अंदाज में उन्हें देखेगी। तब आप ही खड़ी हो गई। फिर जाते जाते रुक कर बोली, याद रखो, औरत की आधी शादी मर्द से होती है और आधी उसके घर वालों से। तुमने अगर अपना रवैया और अंदाज फिक्र नहीं बदला तो बहुत पछताओगी, क्योंकि नुकसान हमेशा औरत ही के हिस्से में आता है। उसके साथ ही आपी उसके कमरे से निकल गई। इसके बाद भी वो कितनी देर तक उस तरह बेहिस हरकत बैठी रही। जब धीरे धीरे हवास बहाल होने लगे तो अंदर ऐसा ज्वार भाटा उठा कि वो फौरन अपनी जगह से खड़ी हो गई और खोलते दिल दिमाग के साथ गोया, बस अभी फैसला होना चाहिए कि घर से आपी के पीछे जाना चाहती थी कि उसी वक्त वो कमरे में दाखिल हुआ। कुछ देर पहले की सूरत हाल से कतई बेखबर। उसे देखकर ज़रा सा मुस्कुराया, फिर फ़ौरन ठटक कर पूछा, खैरियत? पहले मैं आपकी बहन साहिबा से निपट आऊं, फिर आकर खैरियत बताऊंगी। वो गुस्से से कहती हुई दरवाजे की तरफ बढ़ी कि वो सामने आ गया। हटे सामने से, मैं अब यहाँ एक पल नहीं रहूंगी। मैं अभी पापा से फैसला करवाती हूँ। पापा घर पर नहीं है, और लोग तो हैं। वो उसके करीब से निकलने लगी, लेकिन उसने फ़ौरन उसकी कलाई थाम कर रोक लिया। पहले मुझे बताएं क्या हुआ है। नहीं, अब सबके सामने बात होगी, छोड़े मेरा हाथ। वो अपनी कलाई छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, लेकिन गिरफ्त मजबूत थी, जिससे वो झुंझलाकर उस पर चीख पड़ी। आप झूठे और बेईमान होने के साथ इंतहाई बुज़दिल भी हैं। इन अलकाबात पर एकदम उसका चेहरा सुर्ख हो गया, आंखों की पुतलियां सुकर गई और जब करते करते भी उसकी कलाई मोड़कर कमर के पीछे ले गया। फिर लफ्ज़ चबा चबा कर बोला, क्या बेईमानी की है मैंने आपके साथ, और बुज़दिली की भी वजाहत करें। मेरा हाथ छोड़े। वो तकलीफ़ के बायस रोहानसी हो गई, आंखों में पानी भर गया। तब उसने गिरफ्त ढीली की थी कि वो फ़ौरन झटके से हाथ जुड़ा कर पीछे हट गई। फिर उसी के अंदाज में कहने लगी, ये बुज़दिली नहीं तो और क्या है? क्या आप अभी तक पापा से बात नहीं कर सके? आखिर आप मुझे किस बात की सज़ा दे रही हैं? खामख्वाह सबकी नज़रों में बुरी बन रही हूँ, ये महज आपका ख्याल है, वरना यहाँ सब आपसे मोहब्बत करते हैं। और जहाँ तक पापा से बात करने का सवाल है तो। वो रुक कर उसे देखने लगा। पुरसोच अंदाज था। फिर उसकी तरफ से रुख मोड़कर उसी अंदाज में बोला, क्या कहूँ पापा से कि आप यहाँ रहना नहीं चाहती? अरे, वो यही समझी कि उसके कंधे पर बंदूक रख कर चलाना चाहता है। जब ही तंज़म इस हंसी के साथ बोली, चलिए यूं ही सही, मेरा मतलब है ऐसा ही कह दें। क्या वाकई आप? वो अचानक उसकी तरफ पलटकर सवालिया नज़रों से देखने लगा, और जाने क्या था उसकी नज़रों में कि उसकी रुबानी से चलती जुबान तालू से चिपक गई। वह मुश्किल ज़रा से कंधे उचका सकी, फिर फ़ौरन ड्रेसिंग रूम का रुख किया। कितने दिन हो गए थे उसे अम्मी के घर आए हुए। वो उसे ये कहकर छोड़ गया था कि जब तक वो पापा से बात करे, इस दौरान वो अपने घर वालों को बता दे कि वो इस शादी से खुश नहीं है। और उसने यहाँ तक कह दिया था कि अगर वो चाहे तो सही सूरत हाल बता सकती है, और वो बताना भी चाहती थी, लेकिन पता नहीं कैसे जब इरादा करती सारी हिम्मतें जवाब दे देती। अजीब शिशोपज में थी, समझ में नहीं आता था क्या करे। इब्तदाई दिनों में तो सही सूरत हाल बताई जा सकती थी, अब इतने अरसे बाद अगर वो ये कहे उसका शहरियार से कोई नाता नहीं, तो खुद उसकी ज़ात मुश्तबा ठहरती थी।
और ये उसे हरगिज़ मंजूर नहीं था। पूरे 15 दिन हो गए थे उसे आए हुए। उस रोज़ अम्मी ने यूं ही सरसरी अंदाज में पूछ लिया, क्या शहरयार अभी तक लाहौर से नहीं आया होगा? जिस रोज़ वो उसे छोड़ने आया था यही कह गया था कि वो कुछ दिनों के लिए लाहौर जा रहा है। पता नहीं, उसने बेदहानी में लाइल्मी का इजहार किया तो अम्मी ने टोक दिया, तुम्हें पता नहीं? क्या तुम्हें बता कर नहीं गया कि कितने दिनों में वापस आएगा? वो पहले सटपटाई, फिर फ़ौरन संभल कर बोली, हाँ 10 दिनों का कह कर गए थे, लेकिन ज़्यादा दिन भी हो सकते हैं। घर फ़ोन करके मालूम करो, इतनी बेखबरी अच्छी नहीं होती। अम्मी जाने क्या सोचकर अचानक इतनी संजीदा हो गई थी कि उनकी बात रद्द नहीं कर सकी। इस वक्त उठकर लॉबी में आ गई और रिसीवर उठाकर घर के नंबर डायल करने लगी। हेलो। दूसरी तरफ उसकी आवाज़ सुनते ही उसका दिल चाहा खड़े खड़े बेनुक्स सुनाए, लेकिन साथ ही भाभी का कमरा था। मजबूरन आवाज़ पर काबू पाना पड़ा। फिर भी झंझलाहट वाज़ेह थी। ये आप मुझे किस मुश्किल में डाल गए हैं? क्यों, क्या हुआ? उसके इतने इत्मीनान से पूछने पर वो बुरी तरह तप गई। मुझे नहीं पता, बस आप खुद आकर बात करें। किससे, क्या बात करूं? वही अक्सर अनजान बन गया। देखिए शहरियार अली, मैं बिल्कुल मजाक के मूड में नहीं हूँ। बाखुदा मैं भी मजाक नहीं कर रहा। आप सहूलत से बताएं मैं क्या करूं? वो जो कुछ आपने अपने पापा से कहा है वो यहाँ आकर मेरे अम्मी अबू से भी कह दें। बस इतनी सी बात, मैं अभी आ रहा हूँ। उसने कहा तो वो फ़ोन बंद करके पिछले दरवाजे से ऊपर चली गई, क्योंकि फ़ौरन अम्मी का सामना नहीं करना चाहती थी। फिर कोई 15-20 मिनट बाद टोनी उसके पास आकर बोला, फूफो, आपके अंकल आए हैं। मेरे अंकल? वो पहले हैरान हुई, फिर शहरियार का ख्याल आने पर बेसाख्ता हंस पड़ी और टोनी को गोद में उठाकर नीचे आते हुए बोली, वो मेरे नहीं, आपके अंकल हैं। फिर आपके कौन है? टोनी ने मासूमियत से पूछा। मेरे? वो सोच में पड़ गई। अब इस मासूम को क्या जवाब दे, और जवाब से बचने की खातिर वो दो दो सीढ़ियाँ फलांग कर नीचे चली गई। वो अब्बू के पास बैठा न जाने क्या बात कर रहा था। उसे देखकर मुस्कुराकर पूछने लगा, हाँ भाई, क्या प्रोग्राम है? जी। वो ना सिर्फ ठटकी बल्कि अंदर ही अंदर सहम भी गई कि शायद वो उसके सामने सारी बात दोहराना चाहता है। घर चलना है या नहीं? उसकी मुस्कुराहट मजीद गहरी हो गई। अभी वो घबरा कर दर्जीदा नज़रों से अब्बू को देख रही थी कि अकब से अम्मी की आवाज़ें, क्यों नहीं, जब तुम लेने आए हो तो जाएगी। चले फिर। वो फ़ौरन खड़ा हो गया तो वो बिला इरादा ही पीछे हटते हुए नफ़ी में सर हिलाकर बोली, नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। और वो जो अपने आप ही जाने क्या सोच कर आया था, और उसी ख्याल के मुताबिक खासी शोख मुस्कुराहट उसके होंठों पर मचल रही थी। उसके इनकार पर जहाँ मुस्कुराहट गायब हुई वहाँ वो अंदर ही अंदर बेहद खजालत भी महसूस करने लगा। जबकि अम्मी और अब्बू ने पहले चौंक कर उसे देखा, फिर ठड़क से गए और वो इसी तरह नफ़ी में सर हिलाते हुए कमरे से निकल गई। तब अब्बू उसके सामने शर्मिंदा से कहने लगे, असल में सबा की तबीयत कुछ ठीक नहीं, तुम ख्याल नहीं करना बेटा, और अगर मुनासिब समझो तो अभी 2-4 रोज़ उसे यही रहने दो। और वो कब इस पर जबर का हक हासिल कर सका था। उसके बरक्स खुद अपनी पोजीशन ऑकवर्ड होने का खदशा था। जब ही फ़ौरन कहने लगा, कोई बात नहीं अंकल, अगर सबा अभी यहाँ रहना चाहती है तो ठीक है, मैं 1-2 रोज़ बाद आ जाऊँगा। अच्छा अभी तो बैठो, दुल्हन खाना लगा रही है। अम्मी ने माहौल की कशीदगी कम करने की खातिर मौजू बदला, लेकिन उसने माजरत कर ली, अभी भूख नहीं है अम्मी, फिर आऊँगा, इजाज़त दीजिए। अब्बू से मुसाफा करके वो फ़ौरन बाहर निकल गया। तब दोबारा अपनी जगह पर बैठते हुए अब्बू ने अम्मी की तरफ यूँ देखा जैसे पूछ रही हूँ, क्या मामला है? पता नहीं क्या हुआ है, मैं सबा से पूछती हूँ, अम्मी ने कहा, और सबा के पीछे दूसरे कमरे में आई तो वो घुटनों में चेहरा दिए गालबन रो रही थी। तब पहली बार अम्मी का माथा ठनका और उन्हें हैरत भी हुई कि वो इतने दिनों से यहाँ थी और उसके किसी अंदाज से उन्हें किसी गड़बड़ का एहसास नहीं हुआ। कुछ देर रुक कर उन्होंने उसका रोना महसूस किया। माँ थी, दिलचस्पी ज़रूर, लेकिन ये भी जानती थी कभी औलाद की बेहतरी के लिए ही उसकी तरफ से दिल पर पत्थर रखना पड़ता है। लहजा करीब आकर कदे दुरुस्ती से गोया हुई, ये तुमने क्या बदतमीज़ी की है सबा? इतने दिनों बाद तुम्हारा मियाँ आया और तुम बजाय हाल अहवाल पूछने के खड़े खड़े जवाब देकर चली गई, और ये अब रो किस बात पर रही हो? वो कुछ नहीं बोली, ना ही चेहरा ऊंचा किया। तब अभी ने सामने बैठकर उसके सर पर हाथ रखते हुए पुकारा, सबा इधर मेरी तरफ देखो। उसने ज़रा सा सर ऊंचा किया और दुपट्टे से आंसू साफ करने लगी। फिर अम्मी की तरफ देखना चाहा, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। हाँ अब बताओ क्या बात है, कि घर से नाराज़ होकर आई हो? उसने नफ़ी में सर हिलाया तो अम्मी ने अचंभे से पूछा, फिर शहरियार के साथ जाने से मना क्यों किया? मैं वहाँ नहीं जाऊँगी अभी, कभी नहीं। वो फिर रोने लगी। ये क्या बात हुई? जब कोई नाराज़गी नहीं है तो फिर क्या ज़रूरी है कि मैं किसी से लड़ झगड़ कर ही आऊँ? और उनकी बात काट कर बोली, मेरा किसी से कोई झगड़ा नहीं, फिर भी मैं वहाँ नहीं जाना चाहती। देखो सबा, ये कोई मजाक की बात नहीं है। अम्मी ने तनबीही लहजा इख्तियार किया, तुम अगर लड़कर आई हुई होती तब भी मैं सिर्फ तुम्हारी तरफदारी नहीं कर सकती थी, और अब बकौल तुम्हारे कि कोई झगड़ा ही नहीं हुआ तो तुम्हारा वहाँ जाने से मना करना मेरी समझ में नहीं आ रहा। मेरा ख्याल है मुझे तुम्हारी सास से बात करनी पड़ेगी। उनसे आप क्या बात करेंगी? वो सटपट आ गई। वही पूछूंगी जो तुम नहीं बता रही।
कोई बात हो तो बताऊं? ठीक है, जब कोई बात नहीं तो अपने घर जाओ, अम्मी ने कदरे सख्ती से कहा और उठकर चली गई। तो वो कितनी देर उनके पीछे नजरें जमाए बैठी रहेगी। अगले रोज जब इधर से उधर आते जाते भाभी ने उसे मशकूक नज़रों से देखना शुरू किया तो उसे बहुत अजीब सा लगा। गुज़िश्ता दिनों में भी वो उससे कई बार पूछ चुकी थी कि शहरियार लाहौर से कब आएगा, और इस वक्त उसने गौर नहीं किया, जबकि अब उनकी नज़रें वजूद को छेदती महसूस हो रही थी। उसके समझ में नहीं आ रहा था आखिर वो इतनी मुतजस्सिस क्यों है। राज शहरियार के साथ ना जाकर उसने कोई अनहोनी तो नहीं की। आखिर भाभी भी तो इतने इतने दिन मेके में रह कर आती हैं। कई बार भैया लेने गए और यूं ही वापस आ गए, वो तो कभी मुतजस्सिस नहीं हुई। बहरहाल जैसे तैसे दिन गुजरा। शाम से ज़रा पहले उसने सोचा वो कुछ देर के लिए बहन के घर चली जाए, और अभी अम्मी से बात कर रही थी कि शहरियार आ गया। उसकी आमद वाकई गैर मुतवक्का थी। जब भी वो हैरान होकर उसे देखने लगी। अब आपकी तबीयत कैसी है? अम्मी को सलाम करने के बाद वो उसकी तरफ मतवज्जा हुआ। अभी वो कहना चाहती थी मेरी तबीयत को क्या हुआ, कि भाभी को आते देख कर पूछने लगी क्या आप ऑफिस से सीधा यहीं आ रहे हैं? हाँ, मैंने सोचा आपको लेता चलूँ, वरना घर जाकर दोबारा आने में खासी देर हो जाती। आप चल रही हैं ना? जी। अम्मी की खामोशी और भाभी की मुतजस्सिस नज़रों ने उसे जी कहने पर मजबूर कर दिया। तब अम्मी भाभी से कहने लगी जाओ दुल्हन, जल्दी से चाय ले आओ। उसने भाभी को जाते हुए देखा, फिर आकर अपना बैग ठीक करने लगी। खासी बददिल नजर आ रही थी, अंदाज से भी साफ जाहिर हो रहा था मजबूरन चलने पर हामी भरी है। वो अम्मी से बातें करते हुए बार बार नज़र उस पर डाल लेता। फिर भाभी चाय लेकर आई तो अम्मी ने उसे पुकार लिया। वो बैग लेकर आ गई और बैठते ही चाय का कप उठाकर होंठों से लगा लिया। अम्मी ने घूर कर देखा, तब एहसास हुआ, लेकिन इस असना में वो अपना कप उठा चुका था। रात का खाना खाकर जाना। अम्मी ने हमेशा की तरह उसे खाने पर रुकने का कहा और उसने हमेशा की तरह सहूलत से मना कर दिया। फिर किसी दिन आ जाएंगे, इस वक्त तो इजाज़त दीजिए। वह कप खाली करते ही उठ खड़ा हुआ तो उसने भी तकलीद की और इसके पीछे बाहर निकल आई। फिर गाड़ी में उसके बराबर बैठते ही कहने लगी आप मेरे साथ फाउल खेल रहे हैं, आखिर आपका मकसद क्या है? उसने कोई जवाब नहीं दिया, यूँ इत्मीनान से ड्राइविंग करता रहा जैसे उसकी बात सुनी नहीं ना हो। तब वो झुंझलाकर मजीद गोया हुई, जब मैंने कल आपके साथ जाने से मना कर दिया था तो फिर आप क्यों आए आपको लेने? उसके इत्मीनान में ज़रा बराबर फ़र्क नहीं आया। एक नज़र उस पर डालकर बोला और अगर अभी भी आपको नहीं आना था तो आप मना कर देती, मैं कल फिर आ जाता। और ये सिलसिला कब तक चलता? उसका बस नहीं चल रहा था, अपनी और उसकी जान एक कर दे। कितने आराम से जल्दी पर तेल छिड़क रहा था, जब तक आप आने की हामी ना भर लेती। मुझे तो आप वो दान पीस कर रहेगी। पागल लगता हूँ, यही कहना चाहती है ना आप? वो समझ गई इस वक्त अगर उस गालियाँ भी देगी तो उस पर असर नहीं होगा। जब ही उसकी तरफ से मुंह मोड़कर शीशे से बाहर देखने लगी और जैसे ही घर के सामने गाड़ी रुकी फौरन उतर कर अंदर आ गई। अरे भाभी! सौमी उसे देखते ही आकर लिपट गई। ईमान से आपके बगैर इतना सूना सूना लग रहा था घर। क्यों झूठ बोल रही हो सौमी? वो पीछे से आकर बोला। दिन में 100 बार तो इनके ना होने का शुक्र करती थी। अल्लाह नहीं भाभी, भैया मजाक कर रही हैं, सच में मैं बहुत उदास हो रही थी। सौमी ने मासूमियत से यकीन दिलाया, फिर कहने लगी मैं रोज़ इनसे कहती थी आपको ले आए, लेकिन ये टाल जाते थे। वो तो आज सुबह पापा ने डांटा, तब कहने लगे आज ले आऊँगा। अच्छा। वो कसदन उसे देखकर जिताने वाले अंदाज में हंसी तो वो खज्जल सा होकर दूसरी तरफ देखने लगा। तब वो सौमी के साथ अम्मी के कमरे की तरफ बढ़ गई। खिलाफ मामूल आज अम्मी के अंदाज में सर्द महरी नहीं थी, इसलिए वो काफ़ी देर उनके पास बैठी रही। फिर अभी उठने का इरादा कर रही थी कि कुछ मेहमान आ गए। तब अम्मी ने उसे बताया कि जिया के लिए आए हैं और उसे भी ड्राइंग रूम में चलने के लिए कहा। तो वो अम्मी के साथ ड्राइंग रूम में आ गई और जब अम्मी ने मेहमानों से उसे मेरी बहू कहकर मुतारिफ़ करवाया तो जाने क्या हुआ, वो फ़ौरन ही बहाने से वहाँ से निकल आई। सामने से शहरियार आ रहा था, वो उसे नज़रअंदाज करके जाना चाहती थी, लेकिन वो रोक कर पूछने लगा आप मेहमानों से नहीं मिलेंगी? मिल चुकी हूँ, हालांकि मुझे मिलना नहीं चाहिए था। वो पूछना चाहता था क्यों, लेकिन वो अपनी बात कहकर आगे बढ़ गई। वो हैरान होकर उसे जाते हुए देखता रहा, फिर ड्राइंग रूम में चला आया। बातों के दौरान अम्मी ने एक दो बार उससे सबा की बाबत पूछा तो वो कसदन अनसुनी कर गया। फिर जब सौमी चाय लेकर आई तो अम्मी ने उसे सबा को भेजने का कहा और वो बज़ाहिर अनजान, लेकिन सारा ध्यान उसी तरफ था कि वो आती है या नहीं, और वो नहीं आई। भाभी के सर में दर्द है, वो भी टैबलेट लेकर लेटी हैं। सौमी ने आकर बताया तो उसका दिल चाहा इस वक्त जाकर उसे खींचता हुआ ले, लेकिन मसलहत तन उसे कहना पड़ा सबा की तबीयत ठीक नहीं है। हाँ, मुझे भी कुछ सुस्त सी लग रही थी, जाओ तुम उसे डॉक्टर के पास ले जाओ। मेहमानों के सामने अम्मी यही कह सकती थी। वो खासी सादतमंदी का मुजाहरा करते हुए उठा, लेकिन जब अपने कमरे में आया तो उसे आराम से बैठे देखकर एकदम आपे से बाहर हो गया। ये क्या हरकत है? आपको ज़रा एहसास नहीं कि घर में मेहमान आए हुए हैं, और मेहमान भी ख़ास किस्म के? इसीलिए तो मैं उसके सामने नहीं जाना चाहती। वो उसके गुस्से की परवाह ना करते हुए आराम से बोली क्यों,
अभी कुछ देर पहले ही भी वो यही पूछना चाहता था, क्या ज़रूरत है नए लोगों से मुतारिफ होने की? खामख्वाह बाद में आपको सफाइयाँ पेश करनी पड़ेंगी। कैसी सफाइयाँ? यही कि आपने मुझे या मैंने आपको क्यों छोड़ा। वो इसकी बात पर कुछ देर को चुप सा हो गया, फिर कहने लगा, ये मेरा मसला है, आपका नहीं। आए नीचे चले। फिलहाल घर की बहू होने के नाते आपका फ़र्ज़ है मेहमानों को अटेंड करना। सॉरी, मैं पहले मना करवा चुकी हूँ, अब नहीं जा सकती, लेकिन आइंदा ख्याल रखिएगा। वो कहता हुआ कमरे से निकल गया। हूँ। उसने सर झटका और अपना ध्यान बटाने को मैगज़ीन उठा लिया, लेकिन बेसूद। उसकी बात आइंदा ख्याल रखिएगा ने उसे बुरी तरह झुंझला दिया था और वो बार बार ये सोचने लगी, आखिर वो चाहता क्या है। मुसलसल इसी नहज पर सोचते हुए वाकई उसके सर में दर्द होने लगा था। जब सोमी रात के खाने के लिए बुलाने आई तो वो दोनों हाथों में सर थामे बैठी थी। क्या हुआ भाभी, ज़्यादा दर्द हो रहा है? सोमी तशवीश से पूछते हुए उसके पास बैठ गई। लाइए मैं आपका सर दबा दूँ। नहीं बस ठीक है। वो पीछे हट गई, फिर यूं ही पूछ लिया, मेहमान चले गए क्या? हाँ, बहुत देर हुई, अब तो मैं आपको खाने के लिए बुलाने आई हूँ। खाने के लिए? वो सोचने लगी, जाए या ना जाए, चले अम्मी बुला रही हैं। सोमी उसका हाथ पकड़कर उठाते हुए बोली तो वो जैसे उसके उठाने पर उठकर चली गई और अम्मी थी जैसे उसके इंतज़ार में। उसके बैठते ही उसे सख्त सुस्त कहना शुरू कर दिया, तुम पढ़ी लिखी समझदार लड़की हो, फिर इतनी बदअखलाकी का मुजाहरा क्यों किया तुमने? क्या इंप्रेशन पड़ा होगा उन लोगों पर तुम्हारा? क्या बात है? पापा ने एक नज़र उस पर डालकर अम्मी से पूछा तो वो कहने लगी, सबा से पूछे, जिसकी बदौलत आज मुझे मेहमानों के सामने शर्मिंदा होना पड़ा। सबा? पापा ने उसे मुतवज्जा किया तो वो आहिस्ता आवाज़ में बोली, सॉरी पापा, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं मेहमानों के दरमियान नहीं बैठ सकती थी, इसलिए अपने कमरे में चली गई। लेकिन जब तुम आई थी उस वक्त अच्छी भली थी। अम्मी ने टोका तो वो फिर अचानक तुम्हें क्या हो गया था? पता नहीं, बस अचानक। वो इसी कदर कह सकी, हो जाता है ऐसा, इसमें इतना नाराज़ होने की क्या बात है? पापा ने अम्मी को मज़ीद कुछ कहने से बाज रखा, फिर सबको खाना खाने के लिए कहा। खाने के बाद वो फिर अपने कमरे में जा रही थी कि पापा ने बुला लिया। वो यही समझी अब वो उसकी क्लास लेंगे, लेकिन उसके बरक्स वो उसे सराहते हुए कहने लगे, मुझे खुशी है कि तुमने अपनी जिम्मेदारी को ऐसे तरीके से निभाया। वह हैरान होकर देखने लगी, बिल्कुल समझ में नहीं आया कि वो क्या कह रहे हैं। मेरा ख्याल था कि शहरियार को सारा के शहर से आज़ाद करवाने में काफ़ी वक्त लगेगा, लेकिन तुमने बहुत जल्द उसका शहर तोड़ दिया। मैंने? उसकी हैरत में मज़ीद इजाफा हुआ, जबकि पापा अपनी कहे जा रहे थे। मैं बहुत मतवहिश था, क्योंकि इस किस्म की लड़कियां बहुत मुश्किल से पीछा छोड़ती हैं। बहरहाल मैं खुश हूँ, इसका सारा क्रेडिट तुम्हें जाता है, तुम वाकई समझदार लड़की हो। वो ऐसे ही गुमसुम अंदाज में उन्हें देखेगी तो कदर तवक्कुफ से वो उसकी खामोशी महसूस करके कहने लगे, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, जाओ आराम करो। वो इसी खामोशी से उठकर चली गई। अपने कमरे में वो उस रोज़ की तरह शिद्दत से मुंतज़िर था। देखते ही पूछने लगा, क्या कह रहे थे पापा? और जाने कैसे उसके सारे एहसासात यकदम यकायक बेदार हो गए। क्या बात है, मैं जब पापा के पास जाती हूँ आप इतने परेशान क्यों हो जाते हैं? वो उस पर नज़रें जमाए हुए उसके लहजे में आप ही आप तन सिमट आया। परेशान? वो पहले सटपटाया, फिर फ़ौरन संभल कर कहने लगा, परेशानी की बात तो है, क्योंकि पापा का गुस्सा बहुत ख़राब है। मैंने तो कभी उन्हें गुस्से में नहीं देखा। लीजिए, आपको आए हुए दिन ही कितने हुए हैं? जुमा जुमा 8 दिन। 8 दिन नहीं, 8 महीने। उसने एहसास दिलाना चाहा और वो समझ तो गया, फिर भी अनजान बनकर हैरत का मुजाहरा करते हुए बोला, 8 महीने हो गए? जी। और हैरत है, वो जो फैसला आप 8 दिनों में करने वाले थे 8 महीनों में नहीं कर सके। अब लगता है मुझे ही स्टैंड लेना पड़ेगा। वो कहते हुए ड्रेसिंग रूम में चली गई और दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। असल में अब वो यकसर से सोचना चाहती थी जो पापा ने कहा था और जो उसका रवैया था, और ये कि अब उसे क्या करना चाहिए। गुज़िश्ता 15 रोज़ से वो अम्मी के घर थी और ये दिन उसने इंतहाई परेशानी के आलम में गुजारे थे। कितनी बार कोशिश की कि अम्मी को तमाम सूरत हाल कह सुनाए, लेकिन हर बार बात होंठों तक आकर रह गई। फिर उसे शहरियार पर गुस्सा आता कि उसने कहा था वो बहुत जल्द ऐसे हालात पैदा कर देगा कि अलहदगी के सिवा कोई चारा ना होगा, लेकिन उसके बरक्स वो बड़े आराम से था। और अब पापा कह रहे थे कि वो सारा के शहर से निकल आया है। अगर वो पापा की बात का यकीन कर भी ले तो वही बात कि इस तरफ से ठोकर खाकर उसकी तरफ लौटा है, और वो पहले ही सोच चुकी थी वो चोट खाए हुए अधूरे मर्द को कबूल नहीं करेगी। उसे अपनी अवलीन शब के अवलीन जज्बों के पामाल होने का दुख भी था। वो कैसे भूल जाती जिस सेज को बज़ाहिर फूलों से सजाया गया था, उसमें उसके लिए कितने कांटे थे, जितने चुनने की उसने कोशिश भी नहीं की थी, महज इसलिए कि कहीं इस अलामती क़यामगाह को वो अपना मुस्तकिल ठिकाना ना समझ बैठे। हर रात कांटों की सेज पर सोते हुए वो खुद को समझाती कि बस अब कुछ दिनों की बात है। इसके बरक्स अगर वो अव्वल रोज़ या फिर पापा की ज़ुबानी सारा के मुतल्लिक सुनकर ये फैसला कर लेती कि शहरियार को सारा के शहर से निकाल कर उसके दिल में अपनी मोहब्बत का बीज बोएगी, तो इस वक्त वो सचमुच बहुत खुश होती, लेकिन उसके अंदर खुशी का हल्का सा शाइबा भी नहीं था।
बस एक ही बात जहन के हर गोशे में गर्दिश कर रही थी कि शहरियार ने कसदन फैसला करने में देर लगाई, क्योंकि सारा की तरफ से उसे खदशा रहा होगा कि वो उसका साथ नहीं निभाएगी, या फिर उसके मद्देनज़र दोनों रास्ते थे कि अगर पापा सारा के हक में राम हो जाते तो वो बड़े आराम से उसे आज़ादी का परवाना थमा देता, और ऐसा नहीं हुआ। तब भी उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, जब भी तो इतने इत्मीनान से है। लेकिन मैं उसे इत्मीनान से हरगिज़ नहीं रहने दूंगी, मुतनफ़र से अंदाज में सोच रही थी। तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक के बाद उसने पुकार कर कहा, सबा, क्या वहीं सोने का इरादा है? उसने नागवारी से बंद दरवाज़ा खोला, बंद दरवाजे को घूरा, बोली कुछ नहीं, और कदर तवक्कुफ से उसने फिर पुकारा, सबा प्लीज़ दरवाज़ा खोले। मुबादिला खास्ता उठ कर आई और उसे यकसर नज़रअंदाज करते हुए सोफे पर लेटते ही आंखों पर बाजू रख लिया। वो यही समझा अंदर सो गई थी और नींद से उठ कर आई है, जब भी दोबारा सो गई है। कुछ देर खड़ा उसे देखते रहा, फिर लाइट ऑफ करके अपनी जगह पर आ लेटा। जिया की बात तय हो गई थी और 2 महीने बाद शादी थी, इसलिए घर में अचानक बहुत काम बढ़ गया था। अम्मी हर बात में उससे मशवरा ज़रूर लेती थी और वो कितना दामन बजाती, बार बार जैसे आपकी मर्ज़ी, वो जो आप मुनासिब समझे। कहते कहते भी थक गई तो पहले ही बेदिली से फिर बड़े खलूस से अपनी राय देने लगी। उस वक्त अम्मी ने उसके सामने कई सूट फैलाकर पूछा कि किस पर कौन सा काम अच्छा लगेगा, और जब उसने बताया तो अम्मी ने ये जिम्मेदारी उसके सर डाल दी कि वही जाकर सब सूट कढ़ाई के लिए दे आए। और ये कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं था, लेकिन वो शहरियार के साथ नहीं जाना चाहती थी, इसलिए कहने लगी, मेरा ख्याल है अम्मी, मैं और सोमी इसी वक्त चले जाते हैं। शाम में पता नहीं दुकानें खुली होंगी या नहीं। कैसे जाओगी? मेरा मतलब है गाड़ी तो है नहीं, हम रिक्शे से चले जाएंगे। वो जल्दी जल्दी सूट तय करके शॉपर में रखते हुए बोली, और अम्मी की इजाज़त मिलते ही उनके कमरे से निकल कर आई। और अभी सोमी पुकार रही थी कि फ़ोन की बेल से उधर मतवजा होगी। जी भाभी। सोमी उसकी आवाज़ पर भागी आई थी। उसने उसे अम्मी के पास जाने का इशारा किया, भरकर रिसीवर उठा लिया। शहरियार, उसकी हेलो के जवाब में पूछा गया। आवाज़ से उसने पहचान लिया, सारा है। और अभी कुछ रोज़ पहले पापा ने कितने यकीन से कहा था कि शहरियार उसके शहर से निकल आया है। आप कौन हैं? उसने कसदन अनजान बनकर पूछा। मैं कोई भी हूँ, आप मुझे शहरी के बारे में बताइए। वो कहा है, ये ऑफिस टाइम है सारा, और इस वक्त आपको उन्हें वहीं रिंग करना चाहिए। उसने बड़ी खूबसूरती से उसका नाम लेकर जिताया कि उसे पहचान चुकी है, और सारा की हैरत फितरी थी। अरे, आप तो मेरा नाम भी जानती हैं। कौन हैं आप, सोमी या जिया? दोनों में से कोई नहीं। फिर ये कि आप शहरियार को ऑफिस फ़ोन कर लें। उसने कहकर फ़ोन बंद करना चाहा कि वो फ़ौरन बोल पड़ी, 1 मिनट, शहरी ऑफिस में नहीं है। मेरा मतलब है मैंने पहले वहीं फ़ोन किया था। फिर मुझे नहीं मालूम कहाँ है। उसने जल्दी से कहकर रिसीवर पटक दिया। फिर अपने कमरे से पर्स लेकर आई तो सोमी मुंतज़िर खड़ी थी। चले भाभी? हाँ चलो। वो शॉपर उठाकर सोमी के साथ बाहर निकल आई, लेकिन अब उसका किसी बात में ध्यान नहीं था। गो कि उसे सारा से कोई दिलचस्पी नहीं थी। बस ये समझ में नहीं आ रहा था कि पापा ने उसके साथ गलत बयानी क्यों की। उसने तो कभी उनसे कोई शिकायत नहीं की थी। फिर तमाम वक्त उसका जहन इन्हीं बातों में उलझा रहा। हालांकि सोमी उसके साथ थी, लेकिन यूँ लग रहा था जैसे वो सोमी के साथ आई हो। उसने कढ़ाई के लिए डिज़ाइन पसंद किए। फिर अम्मी ने कुछ और चीज़ों की लिस्ट उससे थमाई थी, वो भी सोमी ने अपनी मर्ज़ी से खरीदी। उसे बिल्कुल नहीं पता चला सोमी ने कब किस चीज़ के बारे में उससे राय ली। वो बस हूँ हाँ करती रही और घर आकर तखन का बहाना करते हुए सीधी अपने कमरे में चली आई। अजीब सी कैफियत थी उसकी, वो खुद नहीं समझ पा रही थी। शाम में जैसे ही शहरियार आया, वो उसे देखते ही बफड़ गई। बस शहरियार अली, अब मैं मज़ीद एक पल भी यहाँ नहीं रह सकती। क्यों? वो बेदहानी में कह गया, और वो बड़ी बुरी तरह तब कर उसके मुकाबले आ खड़ी हुई। तब उसके तेवर भाम कर वो पूछने लगा, किसी ने कुछ कहा है क्या? कौन क्या कहेगा? वो उल्टा उससे पूछने लगी, अम्मी, जिया, सोमी, आखिर सास और नंदे हैं, कुछ भी कह सकती हैं। मेरा मतलब है कोई ऐसी बात जो आपको बुरी लगे। उसका इत्मीनान उसे मज़ीद ताव दिला रहा था। मेरी कोई सास नंदे नहीं है। फिर आप उन्हें क्या समझती हैं? देखिए शहरियार, मुझे इन बातों में उलझाने के बजाय अभी फैसला करें। वो किसी तरह खुद पर काबू नहीं पा रही थी। फैसला तो हो चुका। उसके इत्मीनान में ज़रा फ़र्क नहीं आ रहा था। बड़े आराम से सोफे पर बैठकर शूज़ के स्टेप खोलने लगा तो वो अंदर ही अंदर पेचोताब खाती उसके सर पर आ खड़ी हुई। मैं जानती हूँ फैसला हो चुका, लेकिन इस पर अमल दरामद का वक्त कब आएगा? अभी अमल किया जा सकता है, इसी वक्त। वो सामने टेबल पर टांगे सीधी करके और आराम से हो गया, और उसे देखकर दिलकशी से मुस्कुराया तो वो झुंझला कर बोली, मैं बिल्कुल मजाक के मूड में नहीं हूँ। मैं भी मजाक नहीं कर रहा। आओ यहाँ बैठो, आराम से बताओ तुम क्या चाहती हो। वो करीब ही खड़ी थी। उसने कलाई थाम कर तकरीबन खींच कर अपने बराबर बिठाया तो वो उसकी अचानक बेतकल्लुफ़ी पर हैरान हो गई। फिर एहतजाजन कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि वो बोल पड़ा, वो गुस्सा नहीं, आराम से बात करो। मुझे कोई बात नहीं करनी, बस मेरा हाथ छोड़ें। वो खासी पजल हो रही थी। तुम हाथ क्यों छुड़ाना चाहती हो?
वो ज़ुमानी अंदाज में कहकर उसे देखने लगा और जवाब में कहने के लिए उसके पास बहुत कुछ था, लेकिन उसकी कुर्बत ने उसे बौखला दिया था। खुद को बेबस महसूस करके होंठ भींचकर चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया। तो कुछ देर खामोश रहने के बाद वो कहने लगा, सुनो, जैसा तुम कहोगी मैं वैसा ही करूँगा, लेकिन पहले मेरी बात सुन लो। मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूँगा। असल में तुमसे शादी से पहले मैं सारा को मैं जानती हूँ। वो बिला इरादा बोल पड़ी और वो उसके टोकने पर नहीं बल्कि जानने पर हैरान भी हुआ और कितनी देर के लिए खामोश भी। गालबन इस इंतजार में था कि वो मजीद कुछ कहेगी, फिर उसे बोलने पर आमादा न देखकर पूछने लगा, क्या जानती हो? यही कि आप सारा से शादी करना चाहते हैं। लेकिन पापा, एक मिनट। वो टोक कर कहने लगा, मैं सारा से शादी करना चाहता था और ये उस वक्त की बात है जब तुम मेरी ज़िंदगी में नहीं आई थी। शहरयार, प्लीज़ मुझे फ़रेब देने की कोशिश न करें। वो दबे दबे लहजे में चीख पड़ी, और सुबह ही तो सारा का फ़ोन आया था। तो तुम्हें गुस्सा इस बात का है? नहीं, बल्कि आप एक ही वक्त में दोनों को फ़रेब दे रही हैं और अब झूठ भी बोल रही हैं। मैं भला कब आपकी ज़िंदगी में आई? मैं तो ज़बरदस्ती मुसल्लत की गई। और ज़्यादा क्या कहूँ शहरयार अली, अपना रवैया और अपनी बातें आप भूले तो नहीं होंगे। वो कहना नहीं चाहती थी, फिर भी कही जा रही थी। और अब जब आप पापा को मनाने में नाकाम हो चुके हैं या फिर सारा ने मायूस कर कर राहें बदल ली, तो आप मुझे बस खामोश हो जाओ सबा। वो जो महज इस ख्याल से खामोशी से सुन रहा था कि वो दिल की भड़ास निकाले, तो वो मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सका। उसे खामोश करा के कहने लगा, तुमने सारी बातें अपने आप ही फ़र्ज कर ली हैं। इसीलिए मैंने कहा था पहले तहम्मुल से मेरी बात सुन लो। सारी बात यकीन की है, अब कुछ भी कहे मैं यकीन नहीं करूँगी। उसके कतई अंदाज पर वो एकदम होंठ भींच गया और इतनी देर से जो वो उसकी कलाई पर गिरफ्त मजबूत थी, वो आप ही आप ढीली पड़ गई। फिर कदरे ताखीर से जैसे अपने आप से बोला, हाँ सारी बात यकीन की है और तुम्हें मेरा यकीन नहीं। फिर गहरी सांस खींच कर उसे देखने लगा तो वो जुज़बुज़ होकर अपनी जगह से खड़ी हो गई और जाना चाहती थी कि वो कहने लगा, सुनो, मैं तुम्हें मजबूर नहीं कर सकता। जाना चाहती हो तो अभी चली जाओ, लेकिन क्या ये बेहतर नहीं होगा कि हम जिया की शादी तक इस मसले को ना उठाएं? उसने बस यूं ही पलट कर देखा तो वो जाने क्या समझ कर कहने लगा, ज़्यादा दिन तो नहीं है। तुम अगर गैर जानिबदारी से सोचो तो। वो उसकी बात पूरी होने से पहले कमरे से निकल गई। फिर वक्त को जैसे पढ़ लगे थे। इतनी जल्दी जल्दी दिन गुजर रहे थे कि वो हैरान हो रही थी। गो कि उसके अंदर वक्त को रोकने की ख्वाहिश नहीं थी, लेकिन पता नहीं क्या बात थी, तेज़ी से गुजरता वक्त खौफजदा कर रहा था। अजीब मुतज़ाद कैफियत में गिर रही थी। कभी कसदन पहले शब्द के बारे में सोचने बैठ जाती, जब आपी की मिन्नतों के बावजूद शहरयार उसे देखने पर आमादा नहीं हो रहा था। उसका ख्याल था वो ऐसी बातें दोहराकर उससे मज़ीद मुतनफ़र हो जाएगी, फिर उसे अकेले छोड़कर शहरयार का सारा के पास जाना। वो सारी बातें सोचती और उसे नफ़रत भी महसूस करती, लेकिन जहाँ उसे छोड़ने का ख्याल आता दिल बैठने लगता। और वो इस दिन के बाद से कैसा लाताल्लुक हो गया था। रात में कमरे में भी उस वक्त आता जब वो सो चुकी होती और सुबह उसके उठने से पहले ही गायब। वो उसकी गहरी खामोशी और लाताल्लुकी से वो और ज़्यादा परेशान हो गई। फिर बकिया दिन ऐसे ही परेशानी में गुजर गए। जिया रुखसत होकर अपने घर चली गई। उस रात कमरे में जाते हुए उसे डर लगने लगा। बस यही ख्याल आ रहा था कि वो मुंतज़िर बैठा होगा और उसे देखते ही कहेगा, बस अब तुम्हारा रोल ख़त्म, बुढ़िया बिस्तर समेटो और जाओ यहाँ से। और यहाँ से जाने का फ़ैसला तो वो खुद भी अव्वल रोज़ ही कर चुकी थी, लेकिन अब इतनी देर हो गई थी कि वो इसके बाद सबका सामना करने से घबराती थी। उसका ख्याल था कोई भी उसका यकीन नहीं करेगा, और अगर यकीन कर लिया तो पहली बात यही होगी, पहले क्यों ना बताया। और अब तक किस इंतज़ार में वहाँ बैठी थी, फिर पता नहीं कौन उसका साथ देगा भी नहीं या नहीं। बहरहाल शादी का घर था और वो थकन के बावजूद उसी वक्त फैलावे समेटने में लग गई। अम्मी ने कहा, भी के रहने दो, सुबह कर लेंगे, लेकिन वो नहीं मानी। कुछ देर सोमी ने मरवतन उसका साथ दिया, फिर अपने कमरे में चली गई। अम्मी पहले ही सोने के लिए जा चुकी थी। उसने इत्मीनान से सब काम निपटाए और जब यकीन हो गया कि वो सो चुका होगा, तब दबे पाँव कमरे में आई, लेकिन उसे बैठे देखकर दरवाजे के पास ही ठटक कर रुक गई और उसकी आमद और मौजूदगी को महसूस कर रहा था। फिर भी उसकी तरफ मुतवज्जा नहीं हुआ। जाने क्या लिख रहा था, उसी में मसरूफ़ रहा। वो कुछ देर तक उसके तेज़ी से हरकत करते हुए हाथ को देखती रही। फिर अचानक जाने क्या ख्याल आया कि भरकर उसके सामने से कागज़ खींच लिया। ये क्या हरकत है? उसने पेशानी पर बल डालकर कहा। वो कुछ नहीं बोली, जल्दी जल्दी उसके लिखे हुए पर नज़रें दौड़ाने लगी। पहले कुछ अशआर थे, फिर एक पूरी गज़ल जिसे उसने सरसरी अंदाज में देखा। फिर कागज़ उसके सामने फेंकते हुए लहजे में तासुफ और कदरे तंज समोकर बोली, इंसान में इतनी जुर्रत ज़रूर होनी चाहिए जो। देखो सबा, उसने फ़ौरन टोका, मुझे बुज़दिल होने का ताना मत देना। मैं चाहूँ तो अभी भी सारा के पास जा सकता हूँ। किसने रोका है? वो चीख कर बोली, तुमने। मुझे क्यों इल्ज़ाम दे रहे हैं? साफ क्यों नहीं कहते कि वो छोड़ गई है? वो अगर छोड़ गई होती तो तुम यहाँ नज़र ना आती। क्या मतलब? कोई फ़ायदा नहीं तुम्हें मतलब बताने का, इसलिए कि तुम यकीन नहीं करोगी। वह कहते हुए उठ खड़ा हुआ, फिर मुसालहाना अंदाज में कहने लगा, खैर छोड़ो इन बातों को। ये बताओ,
मज़ीद कब तक मेरी मेहमान रहोगी? मैं कहीं नहीं जा रही। अगर आप मेज़बानी से तंग आ गए हैं तो आप चले जाएं। वो बेड से तकिया उठाकर सोफे पर रखते हुए जाने बेदहानी में कह के यह सचमुच अपने इरादे से आगाह किया। वो बहरहाल चौंक कर देखने लगा, फिर अचानक खुशगवार से एहसास में घिर कर मुस्कुराहट होंठों में दबाकर पूछने लगा, मैं कहाँ जाऊँ? सारा के पास। वो कहते हुए बंदा हटना चाहती थी कि वो जल्दी से उसके करीब बैठ गया, फिर उसे देखकर कहने लगा, सारा के पास कैसे जा सकता हूँ? उसे तो मैं बहुत पहले खुदा हाफिज कह चुका हूँ। वो सर झटक कर दूसरी तरफ देखने लगी, जैसे उसे इस बात से कोई दिलचस्पी ना हो, और वो समझने के बावजूद कहने लगा, उस रोज़ भी तुमने मेरी बात नहीं सुनी थी। मैं उस वक्त भी सच बोलने जा रहा था और अब भी झूठ नहीं बोलूँगा। तुम्हारी मर्जी, यकीन करो या ना करो। वो एकदम संजीदा हो गया और कदरे तवक्कुफ के बाद कहने लगा, सारा अच्छी लड़की है। जब मैंने उसे बताया कि पापा ने ज़बरदस्ती मेरी शादी तुम्हारे साथ कर दी है तो वो बहुत रोई थी, लेकिन फिर बाद में वही मुझसे कहने लगी, मैं दिल से तुम्हें कबूल कर लूँ, लेकिन मैं नहीं माना। लेकिन क्योंकि मुझे यकीन था कि तुम यही समझोगी कि मैं सारा के ठुकराने पर तुम्हारी तरफ लौटा हूँ, और ख़ुद मुझे भी ये बात गवारा नहीं थी कि मैं जो तुम्हारी नफ़ी कर रहा था फिर ठोकर खाकर तुम्हारी तरफ लौटूं। बहरहाल उस वक्त जब मैं तुम्हें छोड़ने के जवाब ढूंढ रहा था कि अचानक तुम मुझे अपने होने का एहसास दिला गई। तुम यकीन नहीं करोगी, लेकिन यही सच है सबा के एहसास का वो एक पल सारा की 2 सालों की मोहब्बत पर हावी हो गया। उसके बाद मैंने खुद को फ़रेब देने की बहुत कोशिश की, भाग भाग कर सारा के पास गया, लेकिन उसे सामने पाकर भी वो एहसास नहीं मिला जो तुम्हारी एक पल की कुर्बत ने बख्शा था। तब मैंने अपनी बेबसी का अहवाल सारा को कह सुनाया, और वो तो पहले ही भी मुझसे कह चुकी थी कि मैं इस शादी को मजाक ना बनाऊं। इस वक्त भी उसने यही कहा। बहरहाल उसके बाद मेरा ख्याल था जज्बे बड़े मुंहजोर होते हैं कि अपना आप मनवाने में देर नहीं करते, लेकिन मुझे ये मालूम नहीं था कि मुकाबिल इंतहाई अहमक है। कौन? उसने चौंक कर पूछा तो वो बेसाख्ता हंसी को वो मुश्किल रोक पाया। फिर भी मुस्कुराहट ना सिर्फ होंठों बल्कि पूरे चेहरे पर फैल गई, और ऐसे ही अंदाज में कदरे शोख नज़रों से उसे देखने लगा तो वो खजालत मिटाने को बिगड़ गई। मैं हरगिज़ आपका यकीन नहीं करूँगी। क्यों? इसलिए कि भी कुछ रोज़ पहले ही सारा का फ़ोन आया था। इसने तो आज भी फ़ोन किया था और यही जानना चाहती है कि मैं तुम्हें अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाने में कहाँ तक कामयाब हुआ हूँ। उसे क्या दिलचस्पी है? वो जितना खुद को छुपाने की कोशिश कर रही थी इतना ही अय्या हो रही थी, और वो खासा महसूस हो रहा था। उसे दिलचस्पी आइसक्रीम से है जो हम दोनों मिलकर उसे खिलाएंगे। वो फिर सर झटक कर खड़ी हो गई और कुछ समझ में नहीं आया तो भर कर बेड की चादर ठीक करने लगी। वो खामोशी से उसे देखते रहा, फिर तकिया जो कुछ देर पहले उसने अपने लिए सोफे पर रखा था उठाकर उसकी तरफ उछाल दिया, और वो चौंकी तो, लेकिन उसकी तरफ देख नहीं सकी। कैसे देखती? वो मेज़बानी के सारे आदाब भुलाकर दिल का मेहमान होने आ रहा था। और इसके साथ ही ये खूबसूरत सा नावल अपने अख्ताम को पहुंचा। उम्मीद करती हूँ दूसरे नावल्स की तरह ये नावल भी आपको पसंद आया होगा। कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।